अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ लॉन्च में खुशामदीद और मैं हूं ज़ैनब जमील और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आपको हर सुबह खबरों से बाखबर रखने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च में। न्यूज़ लॉन्च का आगाज करते हैं। आज के नवाए वक्त टुडे की अहम तरीन खबरों पर बात करेंगे। आज के दिन में होने वाली आम सियासी, समाजी, इक्तिसादी और इक्तिसादी तब्दीलियों पर आपको खबर देंगे। जिंदगी के हर पहलू से आपको बताएंगे। हर लम्हा बदलते मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात के बारे में तबसरे, तज्जिए, आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियात, हम और आप मौजूद हैं इस वक्त न्यूज़ लॉन्च में। इस प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल करना होगी। न्यूज़ लॉन्च में आज के हमारे मेहमान हैं सीनियर कॉलम निगार, सीनियर तज्जियाकार, जाने पहचाने चेहरे हैं रिजवान अजीज साहब। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, कैसे हैं आप? रिजवान साहब हमारे साथ होंगे, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। जिस तरह से ज़ैनब ने कहा, आप अपनी राय दे सकते हैं, कोई सवाल जानना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं इस वक्त न्यूज़ लॉन्च में नवाए वक्त टुडे की जानिब। नवाए वक्त टुडे में बात करते हैं नवाए वक्त की सबसे अहम खबर, जो कि तौहीन अदालत एक्ट 2012 केस इस वक्त चैलेंज हो चुका हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। तकरीबन 3 से 4 समाअतें अब तक उस पर हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई उसके हवाले से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के रिमार्क्स सामने आए हैं कि कौन कहता है पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा। अदालत आइन के मुताबिक फैसले करती है, असरात को नहीं देखा जाता। जजों ने हमेशा पार्लियामेंट को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा किया। किसने कह दिया कि तौहीन अदालत कानून कलअदम करार देने से आईनी बहरान पैदा हो जाएगा? चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि हम अपना और पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, यह नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट की फेवर कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कहा है कि कार्रवाई अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती है। रजी साहब, बहुत खूबसूरत बात जो कही है चीफ जस्टिस साहब ने कि अदालत कानून के मुताबिक फैसले करती है, फैसलों के असरात नहीं देखा करती। अगर फैसलों के असरात देखें तो फिर वही नजरिया जरूरत वाले मसाइल फिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो इसी बार इसलिए कहा जाता है ना मुहावरतन कि कानून अंधा होता है जी। वो तो ये मुहावरा इसी बात का को इंडिकेट करता है कि कानून जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखता, वो अपने मेरिट के ऊपर फैसला कर देता है। कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का अख्तियार है, किसी को इससे इनकार मफर नहीं है। लेकिन वही आइन ये भी कहता है, और दुनिया भर की मिसाल जो हैं, नज़ीरें जो हैं, मिसालें जो हैं, उनसे ये जो है वो बात वाज़े है कि अदालत को उसके ऊपर आइनी नज़रसानी या जुडिशल रिव्यू करने का हक भी हासिल है। अब पार्लियामेंट ने अपना पावर एक्सरसाइज कर ली, अब अदालत अपनी पावर एक्सरसाइज करने जा रही है। तो इसमें किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, इतनी देर के बाद तकलीफ तो होगी ना जी। राजा साहब आखिर इस वक्त वो हाँ बिल्कुल होगी हॉट वाटर में तो। हाँ, राजा साहब से इसका शायद ताल्लुक नहीं है। इसको बनाया गया है आइंदा आने वाली इलेक्शन कैंपेन के लिए। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, क्योंकि कैंपेन में पीपल्स पार्टी ने अदलिया के साथ बहुत सारा स्कोर सेटल करना है, और वो इलेक्शन कैंपेन में जब उसने जाना है, खुद को जब वो मजलूमियत साबित कर रही होगी, तो उन्हें मैं नकले कुफर न बाशद, उन्हें जालिम डिक्लेयर करके तो वो अपने पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, राइट? अब वो इसलिए ये कानून बनाया गया ताकि पकड़ ना हो सके किसी के ऊपर। देखिए, अब अदलिया उस पर कैसे रिएक्ट करती है। ऐसी अदलिया के सामने ऐसा कानून बना के जाना नहीं चाहिए, इसको कोई रिजवान अजीज साहब, यहाँ पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे कि आपने अभी कहा कि जो वजीर आजम है राजा परवेज अशरफ, उसके साथ इसका आपको ताल्लुक नजर नहीं आता आने वाले बज़ाहिर, तो फिर क्यों 7 दिन के अंदर ही इस कानून को पास करवाया गया जब ये समाअत थी उससे पहले? देखिए, जब उससे पहले मैंने कहा ना कि इसका तो ताल्लुक होगा उससे, लेकिन उस पे भी तो कुछ बोलना था ना। और ख़ास तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानता, और उस हवाले से भी अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानता और उसको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ता है, तो ये एक शील्ड मौजूद हो, ये भी उसकी जगह पे एक हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो हवाला था। अच्छा, ये बात जो कही है चीफ साहब ने कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा, कौन ये कहता है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा? जिस तरह पीपल्स पार्टी ये बात कहती रही, बल्कि गिलानी साहब की अगर मैं आपको कोटेशन दूं, जब उन्होंने खानेवाल पहुंचे वो बाय ट्रेन, और उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए नाअहल किया गया क्योंकि मैंने सरायकी सूबे की बात की और जनूबी पंजाब की बात की, तो वो लग रहा है कि पार्लियामेंट की राह में अदालत हायल हो रही है या अदालती मामलात में पार्लियामेंट को हायल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हम जो सिविल सोसाइटी के ऊपर बिलीव रखने वाले हैं, आज़ादी जमहूरियत की बात करते हैं या आज़ादी इजहार की बात करते हैं,
अगर इस पूरे सेटअप में देखा जाए अपोजिशन, हुकूमत, पार्लियामेंट, तो हमें तो उम्मीद की किरण एक अदलिया ही नजर आती है जो कि बैलेंस रखे हुए इस निज़ाम को, वरना वन साइडेड सिस्टम हो जाता है, वरना 77 के हालात के बगैर हुकूमत की तब्दीली मुमकिन ना रहती। ठीक है, ये जो बैलेंस रखा हुआ है अगर किसी अदारे ने इस वक्त पूरे सेटअप के अंदर, वो अदलिया है, और मेरे लिए जाती तौर पे वो एक उम्मीद की किरण है। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि वो तो पूरी कौम के लिए उम्मीद की किरण रह गई हुई है। हर तरफ से लोग मायूस होते हैं तो वो समझते हैं कि अगर कोई हल है, और ये भी गलत है, ये भी जुल्म की बात है कि हम बिजली भी ना आए तो उसका भी कहते हैं कि अदलिया नोटिस ले, हैं जी। बल्कि अगर आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे अगर आप देखें तो लोग वाकई जिस तरह आप कह रहे हैं कि पानी, बिजली, लोग हर मसले के हवाले से चीफ जस्टिस से सवाल कर रहे हैं कि वो सो मोटर नोटिस ले। अब मेरा मतलब ये अदलिया का काम नहीं है, अगरचे वो करते हैं। अब बलूचिस्तान वाले इशू पे आप देख लें कि उन्होंने बहुत डेयरिंग किस्म का स्टेप लिया है और पीपल्स पार्टी के उस तमाम प्रोपेगेंडे को उनके मुंह पे मारा है कि जिसपे वो कहते थे कि अदलिया और फौज मिल गई, कोई तीसरा सेटअप लाना चाह रही है। जो चीफ साहब कर रहे हैं हमारी मुख्तदर इदारों के साथ और हमारी डिफेंस फोर्सेस के साथ, उसके बाद तो अंधों को भी नजर आता है कि कोई ऐसा कलूजन मौजूद नहीं है। मोटो नोटिस बार बार लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हर मामले पे लिए जा रहे हैं और इतने ज्यादा लिए जा रहे हैं, इससे तो ये लगता है ना कि आपका जो इंतजामी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, वो फेल है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करने के बाद मामला को हल करना पड़ता है। जी, एक तो ये है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, दूसरा जो लोग हैं जो उस सिस्टम को, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो रिवाइव करें और रिवाइव करके कुछ डिलीवरी सिस्टम की तरफ लेके जाएं, उनकी कोई इंटेंशन नजर नहीं आती। वो चाहते हैं कि वो उस पूरे सर्कल को अपने गिर्द घुमाते रहें, उस पूरे निजाम को अपनी जात के गिर्द घुमा लें और मीर अक्सम का नारा लगाते हुए यहाँ पे वो जो इंतजामिया और अदलिया तीन पिलर ऑफ द स्टेट है, तो मुकर्रना तो ये काम कर रही है कि वो अदालत के खिलाफ कवानीन बना रही है। इंतजामिया जो है उसके मामला ये है कि अदालत को सो मॉडल लेना पड़ रहा है, अदालत को डिसोबे कर रही है। तो वो आप हुसैन असगर का तबादला हो गया, FIA के अंदर जो मुनीसलाई केस रहा उसके अंदर बार बार वो जो एक चलती रही। अगली खबर शामिल करते हैं ज़ैनब, ड्रोन हमलों के हवाले। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में ड्रोन हमले बंद किए जाएं। 12 बरतानिया अरकान पार्लियामेंट से ये मुतालबा किया गया है और हमले बरतानिया के इत्तेहादी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए भी नुकसानदेह हैं। सैकड़ों मासूम शहरी मारे जा चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम में नफरत बढ़ रही है। ड्रोन हमले बरतानिया और मगरबी दुनिया के लिए खतरे का बाइस हैं। शिद्दत पसंद इनके बाद कार्रवाई करते हैं। ओबामा को खत लिखने वालों में लॉर्ड्स नजीर, जॉर्ज गैलवे और दीगर शामिल हैं। बरतानिया की जानिब से मुतालबा किया गया है कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं। ये जॉर्ज गैलवे वही है ना जो पिछले दिनों अल्ताफ सेन के बारे में भी उन्होंने काफी ज्यादा वहाँ पे उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर कहा है कि वो यहाँ से बैठ के पाकिस्तान में, और काफी इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे पाकिस्तानी याद। लेकिन उनके अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में इमरान खान साहब भी कहते रहे कुछ नहीं कर पाए और शायद जॉर्ज गैलवे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जॉर्ज गैलवे इमरान खान नहीं है और इमरान खान जॉर्ज गैलवे नहीं है, ये हमें नज़र में रखनी चाहिए। लेकिन चलिए कोई आवाज़ तो आती है वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं से इस हवाले से, वरना तो नाम लेना भी कंटेम्प्ट समझी जाती है और आपके साइज की बोरी सिल सकती है। खैर, हम बेसिकली बरतानिया जो है वो एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ, अगर हम पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन देखें तो बरतानिया नॉर्मली बिहाफ करता है अमेरिका के ऊपर, वो एक्ट करता है अमेरिका के बिहाफ के ऊपर। अमेरिका ने जो बात हमारे कान में डालनी होती है वो पहले आप देखें कि हिस्टोरिकली रीसेंट पास्ट के अंदर कि बरतानिया का फॉरेन मिनिस्टर आएगा या उसका प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो हमारे कान में को फूंक मार के जाएगा कि जी अमेरिका ये चाह रहा है। इस तरह अगर यूरोपियन यूनियन ने हमारे कान में को फूंक मारनी होती है तो वो तुर्की को भेजती है। अब देखिए तुर्की के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर के बड़े फ्रीक्वेंट विजिट मिलेंगे आपको ये रीसेंट पास्ट। खास तौर पे लाहौर के साथ तो बड़े दोस्ताना ताल्लुकात है ना हमारे, तो लग रहा है कि फिर नून लीग के साथ जो वो यूरोपीय यूनियन के रवाबित कायम हो रहे हैं। हाँ नहीं, वो कायम नहीं होने देती ना जी हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत। वो तोप बाश साहब जो इस्तांबुल के मेयर हैं, उनके एजाज में 21 तोपों की सलामी नहीं देने देते हालांकि उनका नाम तोप बाश। अच्छा, तो वो जो है ना जी, वो इसलिए ये बरतानिया ने जो कहा है, मैं इसको ऐसे लेता हूं कि शायद अमेरिका खुद इस मामले में कोई कंसेशन देने का इरादा रखता है, ठीक, ड्रोन के अटैक के हवाले से ना, खास तौर पे कि हमारे जो ISI के सरबराह हैं जनरल साहब, वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, वहाँ पे वो इस पे बात करेंगे ड्रोन के ऊपर। उनका बात 1 पॉइंट एजेंडा जो मीडिया में आया है कि वो ड्रोन के ऊपर बात करना है। और
ये सारी बातें इस चीज़ की इंडिकेशन है कि शायद अमेरिका ड्रोन के हवाले से कुछ थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाह रहा है। फिर वो MOU भी फाइनल हो गया जिसको एग्रीमेंट के नाम के ऊपर साइन किया जाएगा अमेरिका के साथ, और जो कि तय करेगा कि नेटो सप्लाई और ISAF सप्लाई की कंडीशंस क्या होंगी, उसके रूल्स क्या होंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी सूरत हाल है ये इस बात को लेके चल रही है कि शायद हम टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट इस पे नजर रहे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो हम थोड़ी सी अमेंड करें, आगे पीछे हों, तो उसका क्रेडिट जो है वो हमारे नेगोशिएटर्स को देने की बजाय वो खुद लेना चाहते हैं जी, वो हमने कहा था। अच्छा रिजवान साहब आप जी अमीर, मुझे यहाँ पर नंबर अपना अनाउंस करना है जिस पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। रिजवान रजी साहब से भी सवाल कर सकते हैं। नंबर है 0427611 और 042631520 लाहौर से बाहर से अगर आप कॉल करेंगे तो 0423 कोड के साथ 631520 और 0423630761 पर कॉल करें और आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और कॉलम निगार रिजवान रजी साहब। आप उनका तबसरा तो देख रहे हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो वो भी यकीनन आपको जवाब देंगे। रजी साहब, जो आपने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने अगर करना हो तो वो तुर्की को इस्तेमाल करता है, अमेरिका ने करना हो तो वो बरतानिया से चैनल से हमारे यहाँ कोई बात पहुंचाता है, एक तो ये ओपिनियन है। अगर मैं इसको दूसरी तरह से देखूं, अभी 2 रोज कबल ही डैनिश पार्लियामेंट ने मजम्मत की है और उन्होंने पाकिस्तान, यमन और सोमालिया में जो अमरीकी ड्रोन अटैक्स हैं उनकी पुरजोर मजम्मत की है और ओबामा को कातिल उन्होंने करार दिया। उसके बाद अब 2 रोज के बाद ही 12 बरतानवी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी स्टेटमेंट आना, तो आपको लग रहा है कि शायद अब इंटरनेशनली भी लोग बहुत तंग आ चुके हैं और जो ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन राइट्स वॉच की जो वॉच डॉग कंपनीज हैं वो अब शोर मचा रही हैं कि ये मैसेकर बंद होना चाहिए? हाँ देखिए, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएं तो अमेरिका ने कुवैत के अंदर यूनिलेटरली इंटरफेयर किया और इराक को डोमिनेट किया और वहाँ पे तमाम रिसोर्सेज को प्लेज करके वो वहाँ से बड़े आराम से निकल गया। उसके बाद दूसरी दुनिया की जो यूरोपियन अक़वाम थी उन्होंने कहा ये अकेला अकेला जाके लूटमार करके निकल गया तो आइंदा हमने इसको अकेले नहीं जाने देना। लिहाजा अफगानिस्तान का जब इशू हुआ और इराक के अंदर दूसरी इंटरफेरेंस जब आई तो पूरा उसके साथ ISAF और ये सारे नेटो और वो पूरा एक भागे उसके साथ मिले कि जनाब लूटमार में हमारा हिस्सा भी बराबर का हो। फिर ऑयल फॉर फूड का बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसमें हमारी भी जिसमें जरदारी साहब का नाम भी सामने आया था। नहीं, मरहूमा प्राइम मिनिस्टर साहबा को हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, उनका नाम भी आया था। जी मिसेस जावेद है रावलपिंडी से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम मैं देख रही हूँ, आज मौका मिल गया सवेरे सवेरे। मैंने ये कहना है कि ये हमारे मुल्क में जो जैसे नेटो सप्लाई बगैर उसकी खोल दी गई, इनसे तो बरतानिया वाले अच्छे कि उन्होंने कहा ड्रोन हमले बंद कर दो। हमारा अपना मुल्क में ना गवर्नमेंट और ना हमारे नवाज शरीफ साहब भी मेंटर के साथ मिल के डिस्कशन इन्होंने किए। तो ये तो हमारी अपनी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मुल्क के लोग खुशहाल हों या इधर कोई उनको फैसिलिटीज मिले या बेसिक नेसेसिटीज मिल जाए या जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। तो ये जब तक सिंसियर नहीं होंगे, लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि ये हुकूमत हटानी है और अपोजिशन भी हटानी है। जी बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद। हम नहीं चाहते कि लोगों को रिलीफ मिले, ये हमारी आवाम का सोचना है, क्या कहेंगे आप? जाहिर है जी, अब 4 साल बेचारों ने सफर किया जमहूरियत के नाम पे और ये सुनते रहे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। अब वो रिवेंज से बेचारे जो हैं वो घबरा भी गए। अच्छा, वो बात इससे पहले हम कर रहे थे, आपने कहा कि आ रहा है। अब जब देखा ना उसका जो आफ्टर फैक्ट्स आए, बैकफायर जो आए, ठीक है, दुनिया भर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग किस्म की सीवियर किस्म की केमिकल वेपन्स यूज हुआ है, स्मॉल लेवल के ऊपर न्यूक्लियर आर्सेनल भी यूज हुआ है अफगानिस्तान और अब इराक का। अब इराक के अंदर वो जो पुट अंडर द कारपेट वाली पॉलिसी के तहत सारा कुछ लपेट के निकल गए थे, अब वो सारा एब्रप्ट होना शुरू हुआ है। पिछले दिन देखे ना जी क्या हो रहा है वहाँ पे। ये सारे जो रिजल्ट्स हैं ये अमेरिका आगे था और पूरा ये यूरोप पीछे था। अब वो अपने आप को इस तरह की पास करके तो शायद डिसोसिएट भी करना चाह रहे हैं कि नहीं ये अकेला था जी अमेरिका, हम तो वैसे ही शामिल बाजा थे। वो अपने आप को जरा कड़वा थू डिस्टेंस क्रिएट नेक नामी है तो उसमें सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे वो
एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ड्रोन हमले, अब बरतानिया की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ड्रोन हमले बंद किए जाए। दूसरी हम अगली खबर भी शामिल कर लेते हैं। बाजोड़ एजेंसी में धमाका हुआ है, कार बम धमाका, 11 अफराद जाँ बाग हो गए, 21 जख्मी हो गए और कलअदम तहरीक तालिबान की जानिब से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया है इस पर। तो इसकी कोई कड़ी मिलती नजर आती है आपको? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जब भी हमें इस इलाके के अंदर से कोई पीस की खबर आना शुरू होती है तो कोई ऐसी कुव्वतें ख़ास तौर पे वो सरगर्म हो जाती हैं। अब देखिए कि कल मुख्तलिफ टीवीज़ के ऊपर इंटरव्यू चल रहे थे, मुझे ज़ाती तौर पे भी इंटरेक्शन का इत्फाक हुआ। तो जो यहाँ से नेटो के कंटेनर्स के ड्राइवर हैं वो कहते हैं कि जनाब बॉर्डर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक हमें ख़तरा होता है, जब हम क्रॉस कर जाते हैं तो हम बिल्कुल पीसफुल होते हैं। तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में मुसलसल इस तरह की सिचुएशन पैदा करके, बलूचिस्तान के एरियाज़ में इस तरह की सिचुएशन पैदा करके, ये बात दुनिया में इस्टेब्लिश रखना है कि पाकिस्तान गवर्नेबल नहीं रहा, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन लॉबीज। देखिए ना, जो आप यहाँ पे BBC CNN देख रहे हैं वो रीजनल तो नहीं आ रहा, हाँ। वो तो मुंबई और कलकत्ते से अपलिंक हो रहा है ना, और उसके अंदर 40% 30% इंडियन कंटेंट जा रहा है, हाँ। और उसकी एडिटोरियल पॉलिसी वहाँ पे बैठा हुआ कोई राम कृष्णा वगैरह उसको मॉनिटर कर रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जो BBC और CNN और जो इंटरनेशनल मीडिया, इन दोनों में की खासतौर पे बात कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं वो वहाँ से आ रहा है। इस इन्फ्लुएंस में ये बात एस्टेब्लिश रखी जानी है। अब आप देखिए जाली पासपोर्ट यूके का जो केस हुआ है, ठीक है, वो बड़े धड़ल्ले से कहता है कि जी पाकिस्तानी जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है। अरे अहमक, जो पासपोर्ट लगा हुआ है क्या वो गलत है? यूके का पासपोर्ट स्टिकर होता है ना जी, स्टिकर उनके बड़े ही उस जगह पे छपते हैं जहां पे करेंसी छपती है, ठीक है। अगर वो स्टिकर उस पर लगा तो पासपोर्ट जाली कैसे हो गया? कंप्यूटर रीडेबल वीजा है ना, वो वीजा स्टिकर ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब है पासपोर्ट जाली तो ना। अगर हमारा पासपोर्ट जाली है तो उनका वीजा सेक्शन भी जाली हो गया, फिर मतलब इसका मतलब है। इसी तरह हम यहाँ पे ये बात भी शामिल कर लेते हैं कि पिछले दिनों जो अमेरिका में सिनेमा के बाहर हुआ उसको दहशतगर्दी, ओबामा साहब ने साफ कह दिया कि वो दहशतगर्दी नहीं है। पाकिस्तान में चिड़िया पिछले साल, हाँ, वो जो पिछले साल वहाँ पे डेनमार्क के अंदर, स्वीडन के अंदर वो बंदे ने 72 बंदे फड़का दिए थे, वो दहशतगर्दी नहीं थी। और अब वाशिंगटन में तो वेपनाइजेशन भी शुरू हो गया, लोगों ने प्राइवेट अस्तर रखना शुरू कर दिया है, जो हालात आ गए वहाँ पे। तो ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान के तहत। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी मीडिया जैसे आप हैं उनको थोड़ा सा मुदाफ़ियती किरदार अज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ भी शामिल कर लेते हैं जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन मौखर नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून अगले माह कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। हुकूमत खुद जमहूरियत पर वार कर रही है, करप्शन छुपाने के लिए सब कुछ दाव पर लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म कोई भी हो खत तो लिखना ही पड़ेगा। कौमी कॉन्फ्रेंस तवानाई, तजारत और तालीम के मामले पर होगी। मुल्तान से कौफ लीग के अहदेदारों की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में भी कुछ लोगों ने शमूलियत का ऐलान किया। एक तरफ तो MQM निकली हुई है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून ने भी एक अपना वो नई मेंबर और मस्जिद बना दिया है, वो भी कौमी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो कौमी मामलात तो शायद कभी भी हल नहीं हो पा रहे, तो कॉन्फ्रेंसेस कोई हल करेंगे? नहीं, ये पॉलिटिकल मूव्स हैं। पीपल्स पार्टी इतनी डिस्क्रेडिट हो गई है और जाहिर है कि अब उनका टर्म एंड की तरफ जा रहा है। लोगों को नज़र आ रहा है कि उनके साथ बैठना घाटे का सौदा होगा। ANP पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा इलेक्शन में शायद उस तरह ना खड़ी हो जिस तरह लास्ट टाइम उनकी एडजस्टमेंट्स थी। ये अखबारात की खासतौर पे MQM के वफ्द की ANP से मुलाकात, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब इस सूरत के अंदर जब पिछले इलेक्शन शुरू हुए थे तो सिचुएशन कराची के अंदर MQM ने कुछ बारगेन की थी, ठीक है, और पूरे इन 4 सालों के दरमियान उसने पीपल्स पार्टी के साथ एक अपनी पोजीशन बरकरार रखी है कराची के हवाले से। अब उसका शायद ये ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब जो रूरल सिंध के अंदर एक नया फिनोमिना लेके उठ रहे हैं और वो अर्बन सिंध में भी कोई काम वो कर रहे हैं आराम से। अर्बन सिंध के अंदर भी वो कोई इजी गो नहीं देने का इरादा रखते, और ख़ास तौर पे जबकि मुस्तकबिल में वो वहाँ की एक और कुव्वत जमात इस्लामी के साथ भी हाथ मिलाने का इरादा रखते हैं। ये पूरे सीन के अंदर हुकूमत ने जब देखा कि हमारे साथ कोई बैठने के तैयार नहीं है तो उसने अपने इत्तेहादी को कहा कि ज़रा तू ये डोल डाला। और कल जो अखबारात में तजिया छपा है, मैं शायद इससे एग्री ना करता हूँ, लेकिन उसमें एक ये भी था कि इस पूरी एक्टिविटी का मकसद इलेक्शन को कम से कम 6 माह के लिए मौखर करना है
ताकि जरदारी साहब इसी पार्लियामेंट से मुंतखब हो जाएं, जिससे इलेक्शन अगर मौखिर होते हैं तो ये टेन्योर जब खत्म होगा तो नई जो केयर टेकर गवर्नमेंट तो बनेगी ना, या आप समझते हैं इसी का टेन्योर 5 साल के बाद यही एक्सटेंड है जिस तरह भुट्टो साहब ने किया था। वैसे एक कमाल की बात है जो मैंने पिछले दिनों सोची, पीपल्स पार्टी जब इक्तदार लेती है ना फौज से, तो ये इसकी तारीख है कि ये फिर फौज को इक्तदार वापस करती है। अच्छा, भुट्टो साहब को देख लेना, फौज से इक्तदार लिया साजिश करके, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर जनाब शिमला के थैले में से बिल्ली निकालने की कोशिश की, फिर जनाब याहिया खान को आगे लाए, याहिया खान से आगे आर्टिकल 62-63 में है ना कि अमीन और अमानतदार होना चाहिए, तो ये अमानतदारी है कि जिससे ले रहे हैं उसी को वापस कर। क्या बात है, अमानतदारी का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। और ये वो 70s में कर चुके हैं ऐसा। अब भी उनकी कोशिश है कि चूंकि उन्होंने मुशर्रफ साहब से इक़्तिदार लिया है तो उनको फौज को किसी तरीके से लेके हैं। फौज इस तरह बड़ी पक्की है, वो कहते हैं कि नहीं हमने ये लानते कमाने नहीं आना, ये सारे बेनिफिट हमें पीछे बैठ के मिल रहे हैं, तो आगे आगे ग्यारह में उलझे हुए हैं और बड़े मामलात में उलझे हुए हैं, उनके पास तो वक्त ही नहीं है सियासी। फौज इंगेज बहुत फ्रंट्स के ऊपर। अगली खबर शामिल कर लेते हैं बलूचिस्तान अमन अमान केस के हवाले से है, जो कि बलूचिस्तान हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद, लापता अफराद पेश ना किए गए तो FC एहलकार गिरफ्तार करा देंगे, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है। उसके अलावा सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और FC के सरबराह तहरीरी यकीन दहानी कराएं कि मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस FC एहलकार कानून के हवाले किए जाएं। रिपोर्ट पर सेक्रेटरी दिफा के दस्तखत ना होना कई सवालात को भी जन्म देता है। हुकूमती जवाब में कोई कमिटमेंट नहीं, डेरा बुगती में एक गोली भी नहीं चलनी चाहिए। चीफ जस्टिस 31 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। जी, इसमें हुकूमत ने एक नई मूव की है, उसने फिर फौज को अदलिया के अगेंस्ट खड़ी करने की कोशिश है। और आज जो खबरें छपी हैं कि वहाँ पे एक रिटायर्ड जनरल को सेक्रेटरी दिफा लगाया जा रहा है, इसलिए सेक्रेटरी जो इंचार्ज सेक्रेटरी दिफा हैं नरगिस सेठी साहिबा, उनके साइन नहीं है, उनके मतलब तब्दील किया जा रहा है, खबर यही है, तो उनके सिग्नेचर नहीं है। और वहाँ पे भी एक रिटायर्ड फौजी को खड़ा करके कहा है कि आप अदालत को फेस करें। FC का जो कमांडेंट है वो भी एक, वो तो सर्विंग जनरल होता है, और ये इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो दिन रात पीपल्स पार्टी और उसके भरपूर जर्नलिस्ट और तजिया निगार नाम नहाद बैठे हुए PTV के ऊपर और PTV से बाहर ये तजिया करते रहते हैं कि जनाब बड़ा कलूजन है जी जुडिशरी का फौज के साथ और ये हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये इस वक्त जो है बज़ाहिर वो एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हुए। कम से कम बलूचिस्तान के इशू में तो हमें यही नजर आ रहा है ना जी, इतनी सख्त जबान जुडिशरी इस्तेमाल कर रही है। हत्ता कि यहाँ तक कहा चीफ जस्टिस ने जब वो बलूचिस्तान में थे कि अगर हमें बुलाना पड़ा तो हम जनरल कियानी को भी बुलाएं, फिर कियानी साहब को बुला लेते हैं जी। और इतने एक्सट्रीम पे जा रही है जुडिशरी, मेरा ख्याल है इसके बाद किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए, अगरचे वो जियाला ना हो। अच्छा, ये रजी साहब थोड़ा FC के बारे में अगर आप बताएं। फौज तो एक इदारा है, FC जो है ये फौज के मातहत है या ये इंतजामिया के? पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, नीम फौजी इदारे इनको कहते हैं, ये मुकम्मल फौज नहीं होते, फौज की मुआवनत करते हैं। लिहाजा इसे समझें कि कम डोज की इंजेक्शन समझा जाता है। तो सिविल इलाकों के अंदर जहाँ पे पुलिस को सिक्योरिटी बीफ अप करने की जरूरत होती है वहां पे ले आया जाता है। लेकिन पंजाब में कभी FC का नाम नहीं सुना है। पंजाब में आती है जी इलेक्शन के दौर में या मुहर्रम के दिनों में, जब वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह का खतरा हो। कराची में FC आई तो उसको चस्का लग गया। मैं बड़े डेर लिए बात कह रहा हूँ, उसको चस्का लग गया, उसे पता चला कि चस्का लगा, तो चस्के के पीछे कौन सी ऐसी क्या थी कि वो कराची में सिर्फ ट्रैफिक की बात ही कर ली जाए तो $1.5 बिलियन से ज्यादा का सालाना भत्ता है। $1.5 बिलियन आज की ट्रांसलेशन किया जाए तो 150 अरब रुपया बना ना जी, तकरीबन 145 अरब रुपया। 145 अरब रुपया किसी एक जेब से निकल के किसी दूसरी जेब में जा रहा है, मजेदार बात है ना जी। फिर उसके बाद पानी का बहुत बड़ा माफिया है, वाटर बोर्ड का बहुत बड़ा माफिया है, टैंकर वो सारा कुछ उसके अंदर भी है। ये जब चीजें पता चली ना उनको, तो आप देखें ना एक बंदा FC में जाता है डेपुटेशन पे, यहाँ पे मेजर है, अब ऊपर प्रमोशन नहीं होनी, कोयटा जगह क्वालिफाई है, स्टाफ कॉलेज कोयटा क्वालिफाई कर नहीं सका। अब उसे पता है अब आगे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे मसाइल हैं, पेंशन ने ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं करने देना। तो अगर 6 महीने यहाँ पे लग जाए यार मेरे, या साल लग जाए, तो यही वजह है कि वो अपने बाग्स को छोड़ के आ जाते हैं और अपने आराम को छोड़ के आ जाते हैं। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि हमारे कुलीग 2 हैं खवातीन, वो आपस में ना डिस्कस कर रही थी कि देखें अब उन्होंने इतने अच्छा दोनों के हस्बैंड जो हैं वो फौज में,
ठीक है, इतना अरसा उन्होंने फाटा के अंदर सर्व किया है, अब तो वो डिजर्व करते हैं ना कि बलूचिस्तान में उनको अपॉइंटमेंट दी जाए। मैंने कहा यार, मैं सोच रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब है। देखिए एक वो कागज होगा तो उससे कम से कम हमारा मकान बन जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। वो जब मैंने उनसे बातों बातों में डिटेल ली तो वहां पे छोटे छोटे जो कॉर्नर्स हैं चीजों के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना, कहीं पे सोना है, कहीं पे कोयला है, कहीं पे तांबा है, कहीं पे लोहा है, मिनरल्स, ठीक है। वो एक लीज पकड़ता है हमारा, वहां पे जाके मेजर कागज किसी मल्टीनेशनल को जाके दे के 1.5-2 करोड़ रुपया जेब में डालता है। सफेदपोश आदमी होता है, औकात ही इतनी होती है, ठीक है। तो वो जाके बड़े सुकून से लाहौर में आके डिफेंस में एक कॉलर भी है रजी साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अली है जी लाहौर से। जी अली, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता, ये सारे लोग के पट्टे हैं, हमें जलील करते हैं, ऐसे करते हैं, बाहर चले जाते हैं। इनके बच्चे बाहर हैं, इनका ना कुछ लेना ना कुछ देना पाकिस्तान में। आप लोग बैठ के इनका ढंढोरा पीटते हैं, हमें इनसे क्या लेना। नवाज शरीफ साहब हमेशा अंडे देने बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान में कुछ हो। ये जरदारी साहब, उनको ये परवाह नहीं है कि कराची में कितने बंदे मर रहे हैं। आप अकेले कराची जा सकते हैं? मैं तो नहीं अब जा सकता, नहीं तो वो कोयटा जहाँ पे हम लोग अकेले चले जाते थे, अब कोयटा जाने का तस्वुर नहीं कर सकते। ना किसी को पता है कि रोटी कितनी महंगी हो गई, आटा कितना महंगा हो गया, ऑयल कितना महंगा हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। यार हम लोग क्या मर जाए, ये बर्बाद हो जाए, अल्लाह इनके बच्चे मार दे, इनका बेड़ा गर्क हो जाए, ये मुल्क का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। हम लोग कहाँ चले जाए? आप लोग भी बैठ के तकरीरें इन्हीं की करते, बैठ के काटना है, बैठ के उल्लू के पट्टों को। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम हमेशा जब भी कोई इस तरह का कोई ब्लंट कॉलर हमारे सामने आता है, जब भी कोई इस तरह की अग्रेसिव कॉल हमें मिलती है, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, है तो जमहूरी सेटअप यहाँ पे, लीगली या इलीगली, लेजिटिमेटली या इलेजिटिमेटली मुंतखब तो आवाम ही करते हैं ना। आप वोट की पावर इस्तेमाल करें। अगर आप किसी को नापसंद कर रहे हैं, उसको ना आने दें। आप समझते हैं कि वो मुल्की या आवाम के मफाद के खिलाफ काम कर रहा है, उसको आने ना दें। लेकिन गुफ्तगू जो है उसमें तो हमें बाज़ औक़ात जब हम मुंतखब कर लेते हैं तो कुछ पार्लिमानी इक़दार है, कुछ हमारी तहजीबी इक़दार है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। कॉल तो आपने सुन ली, लोग बहुत ज्यादा, हमें इस तरह की कॉल्स रज़ी साहब फ्रीक्वेंटली मिलती हैं जिसमें लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। डिप्रेशन है, डिप्रेशन का लेवल बहुत हाई है, इन्फ्लेशन ने कमर तोड़ के रख दी है, खासतौर पर फिक्स्ड इनकम ग्रुप की। लेकिन मैं अली भाई की कंजम्पशन के लिए, जब आप आर्गूमेंट के दरमियान गाली देते हैं ना, तो आप अपना आर्गूमेंट लूज कर जाते हैं। आप अपना आर्गूमेंट एस्टेब्लिश कीजिए और करते रहिए, क्योंकि कतरा भी पत्थर पे गिरता रहेगा तो उसमें सुराख कर लेगा। अब अपना आर्गूमेंट एस्टेब्लिश कीजिए, लेकिन वो जरा थोड़ा सा लफ्ज़ है। अगली खबर शामिल कर लेंगे जो कि है शरीफ बरादरान के हवाले से नैब रेफरेंसेस। शरीफ फैमिली को कल तलबी के नोटिस मौसूल हो गए हैं और सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हमजा शहबाज का ये ख्याल है इस सारे केस के बारे में, और नोटिस ऐवान सदर में बैठे शख्स ने भिजवाए हैं। हुकूमत हमें 14 साल पुराने केस में बुला रही है, खुद से इस हुकाम को खत नहीं लिख रही, जेलों से हम नहीं डरते। मैं जरा पिछली आपकी रिमार्क्स में थोड़ा लुकमा दे दूं कि अवाम की जो गुफ्तगू है वो राना सनाउल्लाह और बाबर रहमान से कुछ ज्यादा मुतासर हो गई है। अगर बाबर रहमान कहेंगे अदालत के बाहर के नोटिस मिलिया कखना लिया, तो फिर लोग उसी तरह की गुफ्तगू करें। आप अंदाजा करें इससे बड़े जुल्म की क्या बात होगी कि बाबर रहमान जो हैं वो PMLN में शामिल हो रहे हैं। किस दिन आप खबर सुन सकते हैं, ये इससे बड़े जुल्म की क्या बात होगी। बहरहाल हम आते हैं जहाँ तक कि नोटिस की बात है। ये जब फाइल हुए थे ना ये रेफरेंस, मैं उस वक्त हाई कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। हमारे हुक्मरान अपने मकासद के लिए कहीं भी टिल कर जाते हैं। ये बाबर रहमान साहब जो हैं, ये भुट्टो की जब फांसी हुई थी तो तब मिठाइयां बांट रहे थे। उसके बाद जरदारी साहब के सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन ये थे, और भुट्टो रेफरेंस केस में वकील भी बनकर सामने आ गए थे। फिर NRO के अंदर भी इन्होंने हुकूमती वकील का सबूत दिया। अब वो जाहिर है कि दुल्हन वो जो पिया मन भाई, अब वो पिया की नजर से गिर गए। नहीं तो अब सारे ढूंढते थे साहब, अगर PMLN PTI पे एतराज करती रहती है कि ये क्वाफ लीग के और पुराने मुशर्रफ के जाले में ला रहे हैं साथ, तो अब ये भी तो वही लोगों को साथ मिलाने जा रहे हैं PMLN भी। देखिए मैंने तो इसलिए बात की है ना कि आप लोग या मीडिया इसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करे ताकि PMLN इस तरह का कोई डिसीजन लेने से बाज रहे। राब्ते रूबते हो रहे हैं, परसुएशन भी हो रही है। वो उधर मीडिया ने तो देखिए ना, आपने जमशेद दस्ती की पहले बात की तो मीडिया ने तो प्रेशर बिल्डअप किया, लेकिन वो सारा उसका वो रिवर्स बैक हो गया मीडिया पे कि जी मीडिया तो अवामी जज्बात के खिलाफ बात करता है और मीडिया को अवामी जज्बात का एहतराम करना चाहिए। अब ज़ाहिर है वहाँ का वोटर मीडिया देखता ही नहीं है बेचारा, इतना गरीब है, तो आप क्या उससे तवक्को रख सकते हैं।
वो जो बात आपने नैब रेफरेंसेस मैंने कहा कि उन जिन दिनों ये फाइल हुए थे, मैं हाई कोर्ट रिपोर्टर था और मैंने एज ए रिपोर्टर इन फाइल्स को हरफ बहरफ पढ़ा है। ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये 90s की बात, ठीक। और मैं ये ईमानदारी से बिलीव करता हूं कि जिस पॉइंट के ऊपर रेफरेंस फाइल किया गया है वो पॉइंट दुरुस्त नहीं है, ठीक है। मतलब ये ऐसे ही है कि घुटने में मुझे दर्द है और डॉक्टर मेरा सर चेक कर रहा है। ये इस रेफरेंस के अंदर जो रॉन्ग डूइंग हुई थी उसको पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनाया ही नहीं गया अदालत के अंदर, और जो रॉन्ग डूइंग है वो स्कॉट फ्री जा रही है। लिहाजा इस रेफरेंस में कोई जान नहीं है, मांसवाई के रगेदा जा सके उनको, इसके अलावा इसमें जान नहीं है। एक दफा फिर आप उनको अदालत में घसीट लेंगे और पेशियां डलवाएंगे और उनकी हियरिंग करेंगे, ये एक पुराना तरीका पॉलिटिकल ट्राइबल को। अदालत में तो वो आते नहीं ना जी, वो तो फिर ज्यादा पहुंच जाते हैं ना। हाँ जी, पहुंच जाते हैं ना जी, अदालत में तो आते ही नहीं है। नहीं तो उसमें ये है ना कि चेयरमैन नैब एडमिरल रिटायर्ड शहबाज भी ठीक रहे कि खुद सुइसो काम को खत लिखते नहीं, हमारे रेफरेंसेस खुलवा रहे हैं, हम पे केसेस वो ज़ाहिर है, ये तो वो हमसाई वाली ताने मेने हैं ना। ये वो चेयरमैन नैब एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी, मतलब खास तौर पे पीपल्स पार्टी का उनके साथ बड़ा कुर्बत का ताल्लुक है, उनकी तब्दीली की बातें भी सामने आ रही हैं। तो आपको लगता है कि ये एक ड्राइव्ड किस्म का मूव है पीएमएलएन के खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल माइलेज लेने के लिए पीपल्स पार्टी इस वक्त फसी बुखारी साहब को रिप्लेस करने का कोई सोच भी सकती है। बड़े वो तरीके से आए थे, रियाज मलिक साहब ने मुबैना तौर पे उसको ब्रोकर किया था, अखबारी इतलात यही कहती हैं, उसको ब्रोकर किया था इस डील को। और ज़ाहिर है उनकी साहबजादी जो है वो डील के अंदर हमेशा कुछ गिव एंड टेक होता है, तो उन्होंने टेक जो किया, ओहदा लिया, वो तो सबको नजर आ गया, कुछ गिवन भी तो किया होगा, उस गिवन के रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। फसी बुखारी साहब वो भी किरदार हैं कि जब मुशर्रफ साहब जो थे वो नवाज शरीफ को ओवरथ्रो करने का बना चुके थे और ये ही वाज प्रीवी टू इट, ये अब ये साबित हो गया कि इन्हें पता था कि नवाज शरीफ साहब को ओवरथ्रो किया जाना है, तो इन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके तो ये वहां से भाग निकले। एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त, लियाकत है हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद। जी लियाकत, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है, तो हम बात कर रहे थे। हाँ जी, वो फसी बुखारी साहब ये भी हैं कि वो उनकी नवाज शरीफ के लिए कोई डिसलाइकिंग नहीं है, क्योंकि शायद उनकी कोई प्रमोशन इतनी दी थी। लिहाजा जब ये इशू हुआ कि वो मुशर्रफ साहब ने उनके खिलाफ पूरा प्लान बनाया और अपने क्रोनीज को बताया, तो इनको भी भिनक थी और इनको पता था ये बहुत सारी किताबें लिखेंगे, जिसको इन्होंने डिनाई नहीं किया कि ये काम होने जा रहा है। तो बजाय इसके कि ये नवाज शरीफ साहब को जाके इंटीमेट करते या बताते या इत्मीनान में लेते कि जी ये मैं सुन के आया हूँ, इन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और वहाँ से भाग गए। इनके जाने के कुछ दिनों के बाद ही 12 अक्टूबर वाला वो वाक़या हो गया। तो ये सारे सीन के अंदर अब वो एक जिसे कहना चाहिए कि मुतासरा पार्टी है नवाज शरीफ के खिलाफ कि उनकी प्रमोशन नहीं हुई थी और उनका ग्रज है। उस सूरत के अंदर वो जब होगा ना तो फिर क्वेश्चन तो उठेंगे। वो भी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज पे अमल कर रहे हैं ना फसी बुखारी साहब, उनके पास भी और कोई हल नहीं था कि वो। जी सर, नेक्स्ट अगली खबर, वीजा फ्रॉड में पाकिस्तानी आलमी लीडर है और जाली पासपोर्ट पर किसी के बरतानिया जाने का सबूत नहीं मिला। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है पासपोर्ट के इजरा पर मुतमईन है। बरतानिया के पास भी नादरा जैसा बेहतर निजाम नहीं, ताहम कभी कभार गलती हो सकती है, गलती हो सकती है। अंदाजा करे ये जी एडम थॉमसन साहब का कहना है। जाली पासपोर्ट पे गया कोई नहीं तो फिर शोर शराबा किस बात का? अगर जाली पासपोर्ट पे वहां पे कोई बंदा नहीं पहुंचा तो ये पूरा ये हंगामा क्या है? ठीक है, तो ओलंपिक से हवाले से कह रहे थे ना कि दहशतगर्द। दोबारा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी लियाकत, बताइएगा क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगा पहले। वालेकुम सलाम। मैं बात करना चाहता हूँ ये जो इलेक्शन हुआ है ना मुल्तान में, उसके हवाले से। वहाँ वो इलेक्शन बेशक ज़िमनी था, लेकिन वो पीपल्स पार्टी वाले एक किस्म का अदालत को चैलेंज कर रहे थे। तो वहाँ अपोजिशन को मुत्तहिद होके इलेक्शन लड़ना चाहिए था, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन में नहीं आता, वो डायरेक्ट सीधा अदालत को इन्वॉल्व कर रहे थे। नहीं लियाकत साहब, यहाँ पर ये आपको बता दूं कि ऑपोजिशन जमातें मुत्तहिद हुई थी, लेकिन गिलानी साहब की वो सीट बहुत पुरानी थी। और लेकिन ये भी तो देखने में आया ना कि एक तो अवामी फैसला है, पिछली मरतबा कितने वोटों से जीती वहां से पीपल्स पार्टी, और इस दफा सिर्फ 3500 फर्क तो आया। और जो ऑपोजिशन जमातें थी वो भी मुत्तहिद हुई थी, लेकिन वो सीट गिलानी साहब की बहुत पुरानी सीट है। बेशक ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ना तो इमरान खान वहाँ दौरा कर सके, ना नवाज शरीफ साहब जा सके।
अच्छा। नवाज शरीफ साहब को तो जरूर जाना चाहिए, इतने पुराने सियासतदान बनते हैं, यही तो कौम का रोना है कि इनमें विजन नहीं है। नवाज शरीफ हमेशा जो अहम मामला आता है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं या फैसला लेने में ताखीर कर देते हैं, तब तक मामला खत्म हो चुका होता है। इनके मशीर कौन से हैं, वो उनको ये नहीं समझा सकते कि ये फौरी हल करने वाला मामला है, ये इसको फौरी डील करना है, तो सब तो खामोश रहते हैं। बाद में वो बयान दे देते हैं कि मैं वहां चला गया था। ऐसे नहीं सियासत होती। ये अपने आप को अपोजिशन की बहुत बड़ी जमात समझते हैं, मुल्की लेवल की जमात समझते हैं, फैसले इनके जो है छोटी सतह पे भी नहीं है ठीक। तो शहबाज शरीफ साहब जो इधर उधर भागते थे ना, जिधर जाते हैं डिसमिस कर दिया, विजन उनके पास भी नहीं है। उनकी नीयत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई मुहिब्बे वतन है, इनमें खूबियां भी हैं। हम किसी पे टोटली नहीं किसी से इख्तलाफ करते, उनकी बातों से उनके कामों से इख्तलाफ होता है, किसी की जात से इख्तलाफ नहीं होता। तो मैंने उस दिन भी फोन किया था कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसको कौम को अब आजमाना चाहिए और सिविल सोसाइटी को, कालम नगारों को, मीडिया वालों को सच जरूर दिखाना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग रजी साहब आपसे भी रिक्वेस्ट होगी है, कॉलम आप भी लिखते हैं, तज्जिया भी करते हैं कि इमरान साहब क्या, इमरान खान साहब के बारे में आपसे भी तज्जिया बहुत। देखिए ये जो मुल्तान का है, उन्होंने कहा, आपने कहा सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी। बेसिकली मुझे ये लगता है कि दोनों जो थे वो डरे हुए थे अपोजिशन, और वो थे कि हार का एक और लेबल उनके नाम के साथ न लग जाए। नवाज शरीफ और इमरान खान, इस डर के अंदर, इस खौफ के अंदर उन्होंने वहां पे जाके अपना पूरा वजन अपोजिशन के कैंडिडेट में नहीं डाला और इलेक्शन की आखिरी शाम तक सेल्फ डिनाइल में रहे कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। PMLN भी और PTI भी ऑन रिकॉर्ड है कि जिस दिन सुबह इलेक्शन था, वोटिंग थी, रात में उनके नुमाइंदगान मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के ये बात कह रहे थे कि जी इस इलेक्शन में हमारा कोई फेवरेट भी नहीं है और हमारा जनाब कोई वो कैंडिडेट भी नहीं। रजी साहब माजरत के साथ PTI तो बाई इलेक्शंस में कंटेस्ट करती ही नहीं रही ना। PMLN तौहीन अदालत एक्ट का मसला होता है तो वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलती, अगर पीपल्स पार्टी कहीं कंटेस्ट करती है तो अनअपोज छोड़ देती है। ये कैसी ऑपोजिशन है? ये पीपल्स पार्टी PMLN के लाशऊर में जो चीज बैठी हुई है वो है फौज से एक डिस्टेंस और फौज से एक दूरी और फौज की मौजूदा लीडरशिप खास तौर पे जिन्होंने उनको सरूर पैलेस रवाना फरमाया था। अब देखिए एक मुशर्रफ साहब ही चेंज हुए हैं ना, या पाशा साहब को 2-4 और दाने चेंज हो गए होंगे, बाकी सारे क्यानी साहब तो नेगोशिएट करने वालों में शामिल थे ना। ये जब तक ये क़यादत बैठी हुई है, ये एक डिस्टेंस PMLN ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मेंटेन करना है फौज के इदारे के साथ। अब उनका ये ख्याल है कि अगर वो 90s की दिहाई की पॉलिटिक्स की तरफ वापस चले जाते हैं और उस मामलात को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आते हैं, तो फिर नेगोशिएटर जो होगी, अल्टीमेट नेगोशिएटर इस मामले के अंदर वो फौज होगी। जुडिशरी की बहरहाल कुछ लिमिट्स हैं और फौज जो है वो तो पूरे पंजों के साथ इसमें मुलव्वस है ना जी, हमारा जो सिस्टम है। तो वो नहीं चाहते कि किसी भी लेवल के ऊपर फौज नेगोशिएटर बने। एक तो इससे उनका जमहूरी पोस्टर रहता है, दूसरा उनको पता है कि ये तो सारे हमारे खिलाफ हॉस्टाइल हुए हुए हैं और ये तो चुन चुन के वो लोग ऊपर प्रमोट करके जा रहे हैं जो इनकी पॉलिसी को कंटिन्यू करें, तो उससे तो हमें को फेवर नहीं मिलेगी, उससे तो फेवर मिलेगी तो पीपल्स पार्टी को मिलेगी ना। तो इसलिए PMLN बड़े जहां पे उसे खतरा होता है कि अब मामला उस लेवल पे चले जाएंगे कि जहां पे टेंशन हाइप हो जाएगी और उस हाइप के अंदर फौज जो है वो नेगोशिएटर के तौर पे कहीं के ऊपर बैकग्राउंड में आ सकती है, वो विड्रॉ कर जाती है। हर मसले के ऊपर आप देखें कि जब भी मामला एक ऐसे लेवल पे गया है कि जहां पे आप लोगों ने कहा कि अब तहरीक बनने लगी है, नवाज शरीफ सब बड़े आराम से पतली गली से होके लंदन निकल जाते हैं, ठीक है, और शहबाज शरीफ जो है वो इलाज कराने के बहाने कहीं और चले जाते हैं। तो ये सारा जो है, ये मेरा ख्याल है कि PMLN का भी हमें को थोड़ा सा माइंडसेट समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो सिर्फ माइंडसेट ही समझ सकते हैं, भाजपा तो आवाम ही करेगी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। सहरो अफ्तार में लोड शेडिंग, मुजाहरे जारी, सवात में झड़प, सड़क ब्लॉक होने से बच्चा जहाँ बहक हो गया। लोड शेडिंग की सूरत हाल ये है कि देहात में 4-4 घंटे बिजली मुसलसल बंद रहती है। अगर हम लाहौर की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो वहाँ पर भी 24 घंटे में से अब 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग पहुँच चुकी हुई है। इसके अलावा एक और खबर हम शामिल कर लेते हैं। 7 करोड़ रुपए खुद तकसीम किए, बाकी रकम ISI के फंड में जमा करा दी है।
जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब ने कहा है कि सियासी जमातों में यह रकम असलम बेग की हिदायत पर बांटी गई है। असद दुरानी ने MI के अफसरान की सरबमोहर फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। ये मेहरान बैंक स्कैंडल के हवाले से है और लोड शेडिंग के हवाले से। पहले लोड शेडिंग पे अगर आप कमेंट करें। ये मेहरान बैंक वाला जी बड़ी देर का उधार है। असद दुरानी साहब क्या चीज है? असद दुरानी साहब एक जाले जनरल है जिनकी पीपल्स पार्टी से खानदानी, नजरियाती और हर तरह की वाबस्तगी के बायस जनरल बनाया गया था। अब वो अपनी पार्टी को फेवर कर रहे हैं। असद दुरानी साहब वो हीनियस करैक्टर है, सॉरी मैं इसको कन्फ्रंट करने को तैयार हूं। ये साहब वो हीनियस करैक्टर है कि जिन्हें मुशर्रफ ने जब एम्बेसडर बना के भेजा सऊदी अरब ने, इन्होंने गिन गिन के वहां पे पाकिस्तानियों से बदले लिए। 40 साल से एस्टेब्लिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो थे, इन्होंने ये कह के ये PMLN को सपोर्ट कर सकते हैं, वहां से डिपोर्ट करवाए। ये वो बेवतन शख्स है। तो ये एंटी PMLN और ये एंटी PMLN और बड़ा डेडली किस्म का प्रो पीपल्स पार्टी, जो कि सुबह उठते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, वो पीपल्स पार्टी का कलमा पढ़ते हैं। वो कलमा पढ़ने वाला यार वो बंदा ही न्यूट्रल नहीं है, उसकी कभी कोई राय ही नहीं रही। वो एक जियाला जर्नैल के तौर पर मशहूर। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने उस वक्त वो जिस पोजीशन पे थे, ISI के हेड थे, उन्होंने रकूम तो तकसीम की। रकूम तकसीम हुई है, ठीक है, रकूम फिर सब में तकसीम हुई है ना। एक खास करेक्टर को आप क्यों कह रहे हैं? वो तो माजी की बात हो गई ना। ये जो मरहूम गवर्नर साहब ने ड्रॉ की थी यार, उसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए ना। सलमान तासीर साहब, जी जी जी, ठीक है, वो तो इससे कहीं ज्यादा थी, वो तो रकूम तो इससे कहीं ज्यादा थी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उनका हिसाब तो हो रहा होगा ना जी, अब वो कहाँ हो रहा है? वो तो अल्लाह भी कर रहा होगा ना जी। अब मेरा मतलब है नहीं, जो बात उन्होंने तो विड्रॉ ही करवाई थी ना जी, जिन्होंने खर्चे किए हैं उनका भी तो हिसाब होना चाहिए। हिसाब सबका होना चाहिए। अब जनरल दुरानी को मीडिया लेके दमा ना, ये ज्यादती वाली बात है। और खासतौर पे देखना चाहिए कि जो बंदा कह रहा है उसका पस मंजर क्या है, क्या उसके अपने हाथ साफ है, कि इन महसूस के हाथ साफ है? अगर साफ है तो फिर बात करें, अगर नहीं है तो ये भी बताएं कि जनाब ये एक जयाला जर्नैल है, इसने मुशर्रफ के दौर के अंदर आके मुशर्रफ के साथ कल्यूड किया है। कौन कहता है कि मुशर्रफ के साथ पीपल्स पार्टी, जितने भी मुशर्रफ के थे वो सारे इनहेरिट होकर पीपल्स पार्टी में आए, कल्यूड किया इन्होंने। ये तो PMLN जाके कोर्ट में ये अपना मौक़िफ़ लेकर जाए ना। हाँ, PMLN को जाना चाहिए, हमारे लिए लेकिन हमें एज ए मीडिया पर्सन या एज ए तजिया निगार भी दोनों को सामने रखना ज़रूरी, दोनों पर्सपेक्टिव बयान करने चाहिए। एक पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, दूसरा मैंने अर्ज करने की जिसारत की आपने। अगली खबर शामिल करते हैं। ओलंपिक्स गेम्स आज शुरू होंगे। मलका बरतानिया इफ्तिताह करेंगी। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट इफ्तिताई तकरीब में फन का मुजाहरा करेंगे। मुसलमान खवातीन के नकाब पहनने के खिलाफ मुजाहरा, इवन में सहरी अफ्तारी का बंदोबस्त भी होगा। ओलंपिक्स गेम का आज आगाज हो रहा है और लंदन ओलंपिक्स गेम का कामयाब और पुरअमन इनेकाद अवलीन तरजीह है, बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है। और मुसलमानों में ये बताया जा रहा है कि खवातीन के खिलाड़ियों के नकाब पहनने के खिलाफ भी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसमें देखिए, जैसे नकाब पहनना हमारा हक है उन खवातीन का, इस तरह उसके खिलाफ एहतजाज करना उनका हक है, तो दोनों को अपना काम करते रहना चाहिए। लेकिन मैं पिछले दिनों एक बहरहाल वो पहन तो रही हैं, बहरहाल वो पहन के उसको खेल रही हैं। इस पे हमें एज ए मुसलमान उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने उसको अपनी राह के अंदर रुकावट नहीं बनने दिया। और अगरचे हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में शायद इसको हम उतना ज़्यादा अप्रिशिएट ना कर पाएँ, लेकिन वो ज़ाहिर यकीनन ईरान या इस तरह के किसी मुल्क से आई होंगी खवातीन होंगी। लेकिन मैं पिछले दिन एक खबर पढ़ रहा था कि बरतानवी जो इकॉनमी है उसका जो रिवाइवल है, जो कि बहुत नीचे जा रही है, वो इस ओलंपिक के साथ बड़ा मुंसलिक है। इस ओलंपिक ने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी है, बरतानिया ने बड़ी होप लगा रखी है कि वो शायद इससे रिवाइव हो जाए उनका। तो लेट्स सी बरतानिया की जो हैं वो पूरी होती हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान वैसे तो एशिया में शामिल है, एशिया उन बड़े आज़मों में शामिल है जो ओलंपिक्स में शिरकत करते हैं। आपको लगता है कि आने वाले 200 या 300 साल तक कभी हमारे यहाँ भी ओलंपिक्स की मेजबानी होगी? पहले हमारे यहाँ देखिए, ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात, 200-300 साल तक कुछ आपको मैं आपको अर्ज करता हूँ। जो ओलंपिक्स होते हैं उससे पहले एक स्टेप आता है एशियन गेम्स का। ओलंपिक्स एशियन गेम मतलब उस पूरे बरे आज़म की गेम, ठीक है, और उस बरे आज़म की गेम से पहले एक होता है उस रीजन की गेम। आपको मैं चूंकि उसमें शरीक था और शरीक रहा हूँ किसी न किसी हवाले से, तमाशाई की तौर पे भी है। जो 1988 के अंदर सैफ गेम्स हुए थे, 89 के अंदर 1988-89 में सैफ गेम्स हुए थे इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी हमने मेज़बानी की थी। उसमें 7 मुमालिक आए थे और हमने सक्सेसफुली उसको किया था। उसके बाद जो अगले एशियन गेम्स थे
वो पाकिस्तान में आने थे, जो कि आखिरी वक्त में हमसे लेके इंडिया को दे दिया गया क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं थी। अगर वो एशियन गेम्स आ जाते तो उसके बाद हमने ओलंपिक्स के लिए कंटेंडर हो जाना था, क्योंकि जब वो सैफ गेम को मुझे याद है कि इतनी चीज़ें तामीर की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सैफ गेम को होस्ट करने के लिए। वो जो कायद-ए-आज़म कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इस्लामाबाद मेलोडी के सॉरी वो जो आगे आता है मेलोडी से थोड़ा सा जाएं तो वहाँ पे वो जो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी उसका स्विमिंग पूल और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो उसको होस्ट करने के लिए हुई थी। जब इस तरह का इवेंट होता है तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है उनको एक्सपेंड करते हैं। जब एशियन गेम को पाकिस्तान होस्ट कर लेता तो फिर हम ओलंपिक्स के लिए आप एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं रजी साहब, हम सैलाब ज़दा और तरक्की पजीर मुल्क बांग्लादेश को तो ला नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए। खबर यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, लाना तो शायद हाँ वो सिनेरियो बदल गया ना जी, और किसी ने उसको डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा, मकबूजा कश्मीर बांडीपुरा में नौजवान की जाली मुकाबले में शहादत के खिलाफ हड़ताल, मुजाहरे, लाठीचार्ज, 20 जख्मी, गिलानी, मीर वाइस समेत कई रहनुमा नजरबंद। काबिज इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमाओं को बांडीपुरा जाने से रोक दिया। हुर्रियत रहनुमा 19 साल नौजवान के कत्ल के खिलाफ अहले खाना से यकजहती के लिए जाना चाहते थे। अफसोसनाक वाकया जी, अफसोसनाक वाकया नहीं है, ये तो वो वाकया है जिससे कश्मीरियों की जिंदगी अबारत है और उन्हें रोजाना इस तरह के लाशें उठाने पड़ते हैं। एक दो खबरें हैं जो छिन के इंटरनेशनल मीडिया से हम तक पहुंच जाती हैं, वरना वो मुसलसल हालत जंग में है। लेकिन अगली जो जुल्म की बात ये है, जो मुझे उनसे कहना है कि उन्होंने अपनी ये लड़ाई खुद ही लड़ ली है। हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम उनकी कोई मदद को आ सके। कश्मीर को इतना हाईलाइट नहीं करता। हाँ, मीडिया की मतलब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इंडियन विलेज में रह रहा है। हम ग्लोबल विलेज में नहीं रह रहे। यानी अंदाजा करें कि वो एक मर गया उनका मरासी, ठीक है, तो वो मीडिया हमारे ने इतना रोया जैसे इनका बाप मर गया हो, ठीक है। और अगर राशियों का ही कंपैरिजन करना है तो यार हमारे यहाँ भी तो कोई किसी गैर मुल्की अदाकार ने मशल उठाई और भागे और आज उसको भी उसका भी ढिंढोरा पीटा जा रहा था। जी। और वो ज़हनी तौर पे जब आप गुलाम हो जाते हैं ना, आप ज़हनी तौर पे गुलाम हो जाते हैं। मैं वो उस फिलॉसफी को फिलहाल साइड पे रखता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया में किस किस मुल्क की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप ज़हनी तौर पे जब इम्प्रेस हो जाते हैं। क्या हम कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है राजी साहब के बर्मा के मुसलमानों की भी इन्वेस्टमेंट करवा दी जाए पाकिस्तानी मीडिया में? वो गरीब बहुत है ना जी, वो गरीब होते, वो अमीर होते तो वो इंटरनेशनल मीडिया कोई वहां से ना जाने देते। जिस तरह बर्मी गवर्नमेंट ने पहले इंटरनेशनल मीडिया को निकाला, फिर यूएन ऑब्जर्वर को निकाला, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। यहाँ पे अगर कभी डिनाई कर देता था इराक, आपको याद है कि जनाब हमने प्रेसिडेंट के महल के बेडरूम की तलाशी नहीं लेने देती, तो इतनी हेडलाइन छप जाती थी। बर्मा ने बकायदा यूएन के जो इंस्पेक्टर थे उनको मार पीट के निकाला, वहां से भगाया। किसी ने कोई पहले 6 माह उसने सारा वो कर्टन रेज किया और उसके अंदर उसने जीनोसाइड किया। नेक्स्ट सेगमेंट जी बिल्कुल, अब हम शामिल कर लेते हैं नवाब वक्त कॉलम। आज नवाब वक्त का जिस कॉलम को हमने शामिल किया है वो कंदील के नाम से छपता है जी, कर्नल रिटायर्ड इकरामुल्ला साहब का, जिसमें उन्होंने शाम के हवाले से बात की है। उसका कैप्शन है कि शाम में बशारुल असद का टमटमाता हुआ चरागे इक़्तिदार। रजी साहब, शाम की जो सूरत हाल है इसको मुख्तलिफ तनाजुर में देखा जा रहा है। कुछ लोग तो इसको वैसे मिस्र, ट्यूनिस या लीबिया की तरह बात कर रहे हैं कि जिस तरह वहाँ पे जालिम या जाबिर हुक्मरान थे तो उसी तरह से बशारुल असद भी जालिम हुक्मरान है, इनको हटाया जाए। दूसरा एक पहलू सामने ये आ रहा है कि अमेरिका ईरान तक अपने रास्ते को हमवार करने के लिए शाम को कमज़ोर करना चाह रहा है ताकि ईरान की एक सरहद को तो कम अज़ कम उसको जुदा किया जाए और फिर ईरान तक। दोनों में से किस पे आप ज़्यादा बेहतर कमेंट करेंगे? देखिए, दोनों बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हालात उसको जो भी फोर्स वहाँ पे बशारुल असद फैमिली को डिस्टेबल करना चाहती है उसे हालात बहुत फेवरेबल मिले। फेवरेबल हालात ये हैं कि बशारुल असद साहब जो हैं वो एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और मेजॉरिटी की विल्स के ख़िलाफ़ वहाँ पे हैं। ये एक ऐसा चीज़ है जिसको, ये एक ऐसा बारूद है जिसको किसी वक्त भी आग लगाई जा सकती है, और वही उसी के ऊपर ही अमेरिकन खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वेस्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। डिले उसमें इसलिए हो रहा है कि दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट हैं
रशिया के और चाइना के, एंड दे हैव डिसाइडेड कि हमने इसको ओवररन नहीं करने देना, जिस तरह उन्होंने पहले इश्यूज के ऊपर ओवररन करने दी ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के इशू पे, तो उस इशू पे वो स्टैंड ले गए, ठीक है। और उनका ख्याल है कि ट्यूनिस के सदर जैसी या मिस्र के सदर जैसा डिपार्चर ना हो, अगर डिपार्चर का कोई मौका आए तो। नंबर 2, नंबर 3, आपकी ये बात बड़ी दिल को लगती है कि ईरान, अमेरिका ने बहरहाल ईरान को एक्सपोज तो करना है ना किसी न किसी हवाले से, लेकिन उसका ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो समंदर के साथ भी लगता है, और समंदर में उसने बड़े दरीदा दहनी के साथ आके बहरी बेड़ा जो है वो, जिसकी गुलताफ सैन साहब भी हर चौथे दिन खबर दे देते हैं, वो पार किया हुआ है। एक पार किया हुआ है, दूसरे को वो माउथ ऑफ द गल्फ के ऊपर ले आया। नवाब वक्त एडिटोरियल शामिल करना है अब हमें यहाँ पर, जिसका टॉपिक है आज हमें 2 लाख करने वाला मुल्क क्या हमारा खैर ख्वाह हो सकता है। भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब जंगी तैयारों, रडार और फजाया के अलावा आर्मी के ऑपरेशनल यूनिट्स के कयाम में भी इजाफा कर दिया है, जबकि इसने दरअंदाजी और दहशतगर्दी की सरहद पार नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मुल्का सरहदों पर इजाफी 509 सरहदी चौकियां भी कायम कर ली हैं। देखिए, भारत तो हमेशा पाकिस्तान की तरफ हॉस्टाइल रहा है। जो बंदे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो अहमकों की जन्नत में बसते हैं, ठीक है। कौन सा, आप देखिए यार, वो क्रिकेट में आपके खिलाफ उनकी रॉ ने ऑपरेट किया है, लेकिन अब तो शायद क्रिकेट नहीं, अब नहीं, वो अपने टारगेट पे पूरे रहते हैं। आप उनको मिस कर लें, आप उनको ओवरलुक कर लें। अफगानिस्तान के अंदर वो नेटो सप्लाई बंद हुई, बहाल हुई, उन्होंने अमेरिका से अपनी टर्म्स, उन्होंने बिल्कुल अपने टर्म्स खराब नहीं किए। वो टर्म्स जो भी बनाते हैं उनको हमारे साथ करते हैं। वो वक्त चुके बहुत कम है। रजीज साहब, इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ नशिस्त होगी न्यूज लाउंज में। अब तक के लिए इतना ही। रिजवान अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप फेसबुक पे हमारे अकाउंट पर अपनी राय और अपना तबसरा वहां पे भी दे सकते हैं। लाइव कॉल्स हम आपके लेते ही रहते हैं। न्यूज लाउंज में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे हेडलाइंस के साथ। हक्कानी नेटवर्क से मुतालिक अमरीकी सेनेट में भी बिल मंजूर कर लिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क से मुतालिक अमरीकी सेनेट में भी बिल मंजूर कर लिया गया है और बिल हतमी मंजूरी के लिए अमरीकी सदर बराक ओबामा को भी भिजवा दिया जाएगा। हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द करार देने या ना देने से मुतालिक अमरीकी वजीर खारजा से रिपोर्ट तलब की गई है और अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन 30 दिन में रिपोर्ट देने की पाबंद होंगी। 30 दिन के बाद बिल दस्तखत के लिए सदर ओबामा को भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे कि बिल 18 जुलाई को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर किया गया था। जबकि नेटो सप्लाई के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त के निकात सामने आ गए हैं। वायदे के तहत कंटेनर्स कराची पोर्ट कासिम पर स्कैन किए जाएंगे। रूट्स और सामान की तफसील भी दर्ज होगी। जराये के मुताबिक हर नेटो कंटेनर पर कस्टम हुकाम को $250 फीस वसूल होगी और नेटो कंटेनर्स को पोर्ट कासिम कराची पर लाजमी स्कैन किया जाएगा, जबकि हर कंटेनर में मौजूद सामान की फहरिस्त पेश करना लाजमी होगा। अद्वियात, अशियाए खुराक, पेट्रोलियम मसनूआत, ईंधन समेत तमाम भेजी जाने वाली अशिया का डिक्लेरेशन कंटेनर्स के साथ लगाना जरूरी होगा। जराये के मुताबिक नेटो सामान की सप्लाई से मुतालिक नेगेटिव लिस्ट भी तैयार की गई है, जिसके तहत मोहलिक हथियार पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से नहीं जा सकेंगे। कंटेनर्स के साथ ट्रैकर लगाए जाएंगे ताकि उनके मंजिल मकसूद तक पहुंचने की तस्दीक हो सके और तमाम कंटेनर्स कराची से तुरखम और चमन के रास्तों से भेजे जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। इन कंटेनर्स को रास्ते में मखसूस वेयर हाउसेस में ही रखा जा सकेगा। ताहम इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हदूद में कोई कंटेनर्स वेयर हाउसेस कायम नहीं किए जा सकेंगे। जराये के मुताबिक पोर्ट पर पड़े नेटो कंटेनर्स पर जुर्माना भी माफ किए जाने का इम्कान है, जिससे ISF हुकाम को अरबों रुपए की बचत हो सकेगी। दस्तावेज के मुताबिक पाक अमरीका मायदा 2015 तक रहेगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने ओबामा इंतजामिया को खत लिखकर पाकिस्तान में ड्रोन हमले बंद करने का मुतालबा किया है। अरकान पार्लियामेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले सूदबंद नहीं और यह बरतानिया के इत्तेहादी मुल्क पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है।
पाकिस्तान के दरीना मुतालबात के बाद तो ड्रोन हमले बंद ना हो सके, लेकिन अब बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मैदान में आ गए हैं। बरतानिया के 12 अरकान पार्लियामेंट की जानिब से ओबामा इंतजामिया को खत लिखा गया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि अमेरिका पाकिस्तानी इलाकों में ड्रोन हमले बंद करे, वरना ये मुस्तकबिल में अमेरिका और बरतानिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान बरतानिया का इत्तेहादी मुल्क है और ड्रोन हमलों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंच रहा है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि पाकिस्तान में अमेरिका ड्रोन हमले दहशतगर्दों की तादाद में इजाफे का बायस बन रहे हैं। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट लॉर्ड नजीर का कहना है कि खत लिखने का मतलब अमरीकी इंतजामिया को एहसास दिलवाना है कि ड्रोन हमले किसी सूरत भी सूदमंद नहीं है। और अब आपको बताएंगे कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस एम कृष्णा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई हसास अमूर पर मुफाहमत के बाद दोस्ती नागुज़ीर हो गई है। सदर जरदारी की दावत पर वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में नए पासपोर्ट दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए एस एम कृष्णा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की दोस्ती आलमी हालात का तकाजा है और गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान दोनों ममालिक में कई हसास उमूर पर मुफाहमत के बाद दोस्ती नागुज़ीर हो गई है। एस एम कृष्णा ने वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने यकीन दिलाया कि भारत के साथ रिश्तों के हवाले से पाकिस्तान अब एक नई सोच लेकर आगे बढ़ रहा है। भारतीय वज़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुकात के ख़्वाह हैं और कॉमनवेल्थ खेलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नुमाया इस्तकबाल इस बात का सबूत है। एस एम कृष्णा का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय वज़ीर आज़म को मदऊ किया है और मनमोहन सिंह किसी भी वक्त पाकिस्तान जाएंगे। कश्मीर के हवाले से बात करते हुए एस एम कृष्णा ने एतराफ़ किया कि कश्मीर एक निहायत करबनाक दौर से गुजर रहा है और यहाँ तामीर और तरक्की की नई राहें तलाश करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत होगी। कराची में पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 डाकू हलाक और 2 जख्मी हो गए। जरा के मुताबिक कराची के इलाके लांडी अस्पताल चौरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू मौके पर ही हलाक जबकि 2 डाकू जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि डाकू शादी हॉल से निकलने वाले अफराद से लूटमार कर रहे थे कि पुलिस से मुठभेड़ हो गई। उधर न्यू कराची में भी पुलिस मुकाबले के नतीजे में जावेद नामी डाकू हलाक हो गया। कराची की ही बात कर लेते हैं, जहां के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक कराची के इलाके पाक कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी और दीगर इलाकों में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया। रात गए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से छापामार कार्रवाइयों के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से असलहा और मनशियात भी बरामद हुई हैं। कराची में मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी के खिलाफ इलाका मकीनों ने न्यू कराची थाने का घेराव करके शदीद एहतजाज और पत्थराव किया। पुलिस ने न्यू कराची की हदूद से नवीद नामी शख्स को कत्ल की वारदात की तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया, जिसके बाद इलाका मकीनों ने थाने पर धावा बोल दिया। इलाका मकीनों का कहना था कि पुलिस ने बगैर किसी जवाब के नवीद को गिरफ्तार किया है, जबकि नवीद की वालदा के मुताबिक पुलिस ने पैसे बटोरने के लिए उसके बेटे को हिरासत में लिया है, जबकि अदालत ने नवीद को बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुल्जिम को कत्ल की वारदात के शुबा में गिरफ्तार किया गया है और वो पहले भी कई वारदातों में मुलव्वस रह चुका है। जबकि आईजी सिंध पुलिस फयाज लगारी ने कहा है कि कराची समेत पूरे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। कराची शहर में गुज़िश्ता 3 दिनों में कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई है। गवर्नर हाउस सिंध में कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से मोबाइल वैन पुलिस के हवाले से किए जाने की तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए आईजी सिंध ने कहा कि चीनी सफारत खाने के बाहर होने वाले बम धमाकों के बारे में पेशरफ्त हुई है और मुल्ज़मान के करीब पहुंच चुके हैं। इस बारे में चंद दिनों में आवाम को तफसीलात से आगाह करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सूबे में अगवा होने वाले 3 हिंदुओं को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस का मोराल डाउन करने के लिए दहशतगर्दों ने कराची में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताहम ऐसे हथकंडों से पुलिस का मोराल कम नहीं होगा, जबकि इन जुराइम में मुलव्वस 60 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी पंजाब पुलिस हबीबुर रहमान ने लाहौर पुलिस के 7000 से ज़ायद एहलकारों की जून की तनख्वाह की अदायगी के लिए 8 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए।
अकाउंट जनरल पंजाब के दफ्तर में कई हफ्तों से जारी हड़ताल के बायस लाहौर पुलिस के 7000 से ज्यादा एहलकारों को जून की तनख्वाह ही नहीं मिली और फंड्स कम होने के बायस थाने और अफसरों की गाड़ियों का पेट्रोल कोटा भी कम कर दिया गया था। आईजी पंजाब हबीबुर रहमान ने सूरत हाल का पता चलने पर सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के फंड से तनख्वाह की मद में 8 करोड़ जबकि पेट्रोलिंग के लिए 2 करोड़ जारी किए हैं। इससे कबल आईजी ने सीसीपीओ लाहौर को 2 रोज में तनख्वाहों की अदायगी का भी हुक्म दिया था। एक अफसोसनाक खबर गुजरांवाला से, जहां तनख्वाह मांगने पर 2 सगे भाइयों ने 12 साल घरेलू मुलाजिम को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये अफसोसनाक वाकया गुजरांवाला के इलाके वापडा टाउन में पेश आया। मुलजिम एहसान और उसामा ने 12 साल इमरान को 5 माह कबल 3000 रुपये माहाना पर मुलाजिम रखा था। इमरान का कहना है कि वो घर के तमाम काम करता था लेकिन उसे 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। वो जब भी तनख्वाह का तकाजा करता उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। उसका कहना था कि आज भी उसने मालिकान से तनख्वाह का तकाजा किया तो एहसान और उसामा ने उसे रबड़ के पाइप से बुरी तरह पीटा। इमरान की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर इमरान को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत ऐवान सदर में अहम इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चौधरी बरादरान समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने जुमेरात की शाम सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात की जिसमें अहम कौमी अमूर समेत मुल्की मामलात पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में तवानाई की मौजूदा सूरत हाल और बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पाक फौज के सरबरा जनरल इशफाक परवेज कयानी, मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन और नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शरीक थे। और अब बात होगी अदालती मामलात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज तौहीन अदालत एक्ट 2012 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत फिर हो रही है। तफसीलात क्या है, इस हवाले से जानते अपने नुमाइंदे मादी जलाल से। जी मादी जलाल, बताइएगा कब आगाज होगा समाअत का? हाँ जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस चौधरी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज भी तौहीन अदालत एक्ट 2012 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत जारी रखेगा और अब तक 13वें दरख्वास्त गुजार हैं शेख एहसानुद्दीन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच बार के जो सदर हैं यहाँ पर रावलपिंडी में, उनके दलाइल जारी हैं। कल उनके दलाइल जब शुरू हुए थे तो उन्होंने शुरू में अगरचे इस बात की जो मुखालफत की और इस सिलसिले में अपने दलाइल में कहा कि ये कानून आइन से मुतसादम है, लेकिन उसके बाद चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असम्बली का रिकॉर्ड पेश किया गया था, असम्बली का वो रिकॉर्ड जो जब ये कानून पेश किया गया और इसके अलावा जो बहस वगैरह हुई उस सिलसिले में जो तकारीर हुई, तमाम रिकॉर्ड कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया था और इस पर दरख्वास्त गुजार शेख एहसानुद्दीन को ये कहा गया कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो पढ़कर सुनाए और इस सिलसिले में जितने भी अरकान असम्बली और सैनेट में जितने भी अरकान सैनेटर्स की जानिब से तकारीर की गई थी, इन तमाम तकारीर को जो रिकॉर्ड था, जो उनके अल्फाज थे, वो तमाम के तमाम पढ़कर सुनाए गए। इस तरह ये समाअत जो थी वो बुनियादी तौर पर कल शेख एहसानुद्दीन को भरपूर मौका नहीं मिल सका कि वो अपने दलाइल मुकम्मल कर सकें, जिसके बायस अदालत ने उनको आज तक फिर मोहलत दिया कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। और ये बताता चलूँ कि ये 13वें दरख्वास्त गुजार हैं जबकि कुल 26 दरख्वास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ। ताहम कल की जो समाअत के दौरान सबसे अहम बात सामने आई वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया जाता है तो इससे एक आइनी बहरान पैदा होगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि कौन ये कहता है कि मुल्क में ऐसा आइनी बहरान पैदा होगा अगर कोई ऐसा कानून जो कि आइन से मुतसादिम हो, तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को ये जायज़ा लेने का हक मौजूद है। अदालती जो जुडिशल स्क्रूटनी है इस सिलसिले में अदालत अपना किरदार अदा करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये पढ़ा जा रहा था मसौदा और जब ये तमाम तकारीर जो रिकॉर्ड था असम्बली इजलास का, तो इस सिलसिले में एक मौका पर शेख एहसानुद्दीन की जानिब से अदालत को बताया गया कि कैप्टन सफदर ने जब असम्बली इजलास हो रहा था तो एक मौका पर ये
ये तजवीज़ दी थी कि जो नया कानून बनाया जा रहा है इसका मसौदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इस पर मुशावरत ली जाए और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की भी तजवीज़ ली जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि हम कोई मुंशी नहीं है, ये असम्बली का काम था, वही उन्हीं को ये काम करना था। और बताइएगा, अब तक तौहीन अदालत केस एक्ट 2012 के खिलाफ दरख्वास्तों की कितनी समातें हो चुकी हैं, कितनी समातें अब तक इस केस में अदालत की जानिब से हो चुकी हैं? ये आज 5वीं समात है। गुज़िश्ता जो कि सोमवार को यानी जब ये अदालती हफ्ता शुरू हुआ था तो सोमवार के रोज़ पहली समात हुई थी, जिसके बाद मुसलसल इस केस की समात पूरा जो अदालती हफ्ता गुजरा है और आज ये आखिरी दिन है। इस हफ्ते अदालती हफ्ते तक बाकायदा समात होती रही है और आज इस सिलसिले में इस तौहीन अदालत कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की 5वीं समात हो रही है। जी माजिद, हमें ये बताइएगा कि कितने दरख्वास्त गुजार ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्तें अभी ज़ेर समात रहेंगी? यहाँ पर जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं 26 दरख्वास्त गुजार जिनकी कुल तादाद है, ये तमाम दरख्वास्तें इब्तदाई समात के लिए मंजूर हुई थी और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 जो दरख्वास्त गुजार हैं, अब 13वां दरख्वास्त गुजार शेख एहसनुद्दीन अपने दलाइल जारी रखे हुए, जबकि उनके बाद 13 मजीद दरख्वास्त गुजार बाकी हैं जिन्होंने अपने दलाइल देने हैं। ताहम मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चूँकि अब बहुत सारे दलाइल सामने आ चुके हैं, बहुत से जो कानूनी नुकात हैं वो सामने आ चुके हैं और जो बाकी मानदा 13 दरख्वास्त गुजार हैं उनमें से चंद एक को मज़ीद दलाइल का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जाए, उसके बाद बाकी दरख्वास्त गुजारों से उनके दलाइल रिटन तहरीरी तौर पर मौसूल कर लिए जाएँ, या उनको ये भी मुमकिन है कि वो दरख्वास्त गुजार इस बात पर रजामंद हो जाएं कि जो इससे कबल दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दलाइल दिए गए हैं वो उन्हीं को अडॉप्ट करते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आज की समात के बाद ही वाज़े हो सकेगी। जी माजिद, इसके अलावा कौन से आम केसेस ज़ेर समात रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज अमूमी नोयत के मुकदमात ही हैं जिनकी समात और मुख्तलिफ अदालती बेंच इन मुकदमात की समात करेंगे। इसके अलावा कोई ख़ास ऐसा केस नहीं है जो बहुत बड़ा इफेक्ट रखने वाला केस हो या जिसकी बहुत एक मीडिया के हवाले से न्यूज़ वर्थ केसेस होते हैं जिस तरह के। शुक्रिया माजिद जलाल, हमें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हम केसेस के अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने हमें तफसीलन आगाह किया तौहीन अदालत केस के खिलाफ जो दरख्वास्तों की समात सुप्रीम कोर्ट में हो रही है उसके हवाले से। न्यूज़ नाउज़ में कुछ और अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ऑपोजिशन पर जजेस के रिमार्क्स के बाद चौधरी निसार अली खान भड़क उठे। कहते हैं कि 342 के ऐवान में ऑपोजिशन के 90 अरकान तौहीन अदालत तरमीमी बिल को मंजूरी से कैसे रोक सकते थे। पार्लियामेंट हाउस से जारी एक बयान में चौधरी निसार अली ने कहा कि ऑपोजिशन के बारे में जजों के रिमार्क्स पर अफसोस और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ऑपोजिशन वुज़रा के हाथ से बिल छीन कर फाड़ देती है तो तशद्दुद आमेज मंजर पैदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 342 के ऐवान में 90 अरकान तौहीन अदालत का बिल कैसे रोक सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने हर सतह पर बिल की मुखालफत की और भरपूर एहतजाज भी किया। चौधरी निसार ने कहा कि हमारे अरकान ने तौहीन अदालत बिल के खिलाफ तकरीरें भी की, एहतजाज किया और चीखते चलाते भी रहे, तो क्या हम असम्बली में डंडे लेकर चले जाते। उन्होंने कहा कि फाजिल जजों को ये भी बताना चाहिए था कि अपोजिशन ने कहाँ गलती की है। पार्लियामेंट रिवायात में वॉकआउट एहतजाज का इंतहाई हरबा तस्वुर किया जाता है। महजब मुल्कों में अपोजिशन के वॉकआउट के दौरान हुकूमत कानून साजी मौखर कर देती है। उन्होंने कहा कि जजों को ख्याल रखना चाहिए कि हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है और तन्हा आजाद अदलिया के लिए जिद्दोजहद करने वाली पार्टी को कैसे इल्जाम दिया जा सकता है। चौधरी निसार ने कहा कि ऐसी बयानबाजी से अदलिया का वक़ार मुतासिर हो सकता है। ऊंच पावर प्लांट में दोबारा फनी खराबी के बायस कोयटा समेत बलूचिस्तान के 16 अजला एक हफ्ते में दूसरी बार तारीकी में डूब गए। कैस्को जराये के मुताबिक सिब्बी के करीब शदीद आंधी और तूफान के बायस कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला को बिजली फराहम करने वाली दोनों लाइनें ट्रिप कर गईं और कोयटा समेत बलूचिस्तान के 16 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बिजली बंद होने से जहां शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं नमाज तरावी की अदायगी में भी नमाजियों को गर्मी में शदीद दुश्वारी पेश आई। ताहम कोयटा शहर की बिजली 1 घंटे के बाद बहाल कर दी गई है। कैस्को हुकाम के मुताबिक दीगर अजला की बिजली भी जल्द बहाल कर दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को सदर के खिलाफ स्विस हुकूमत को खत लिखने के लिए 8 अगस्त की हतमी मोहलत दे दी गई है, जिसके बाद वो वफाकी हुकूमत के हलकों में खलबली मच गई है। इस हवाले से मजीद जानिए सईद लोधी की रिपोर्ट में। सदर जरदारी के खिलाफ स्विस हुकूमत को खत लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान महाजराई नई नहीं है। इस केस में अदालती हुकूमतूली की वजह से साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को घर जाना पड़ा। अब एक मरतबा फिर अदलिया ने वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को सदर जरदारी के खिलाफ खत लिखने के लिए 8 अगस्त की हतमी मोहलत दे दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सदर के खिलाफ स्विस हुकाम को खत न लिखने की वजह आइन का दफा करार दिया था। अगर मैं नहीं लिखता फिर कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट की सजा 6 महीने है। अब मुझे बताएं कि मैं 6 महीने बेहतर है या फांसी की सजा बेहतर। लेकिन राजा परवेज अशरफ ने ताहाल इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया। मैं भी अपनी मालूमात ले रहा हूँ। अब मेरी जो लीगल टीम है उससे मशवरे कर रहे हैं, पार्टी से मशवरे कर रहे हैं, इत्तेहादियों से मशवरे कर रहे हैं, काबीना से मशवरे कर रहे हैं। तो मैं ऐसे इंस्टेंटेनियसली एब्रप्ट जवाब कैसे दूँ? हुकूमत ने कभी भी आइन के तहत सदर के इस्तिस्ना के कानून की सुप्रीम कोर्ट से तशरीह कराना मुनासिब नहीं समझा। वजीर आजमों को फारिग करने के हवाले से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि एक वजीर आजम जा चुका, दूसरा तैयारी में है। पीपल्स पार्टी का स्टफ जो है वो गार्बेज की नजर हो चुका है। एक वजीर आजम जा चुका है, दूसरा स्टैंड बाई है, तीसरा वजीर आजम इस मुल्क का मुतामल नहीं हो सकता। जबकि कानूनी माहिरीन का मौकिफ है कि हुकूमत को फैसले से इख्तलाफ था तो इसके खिलाफ अपील की जाती। अदालती फैसलों को ना मानने का कोई जवाज नहीं है। इनका वजीर आजम जो है वो जिस अंदाज से किया वो कोई अच्छी रवायत नहीं है। अब भी इनको अदालतों को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, अदालतों की आज़ादी को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अदलिया और हुकूमत के दरमियान ये महाजराई स्विस हुकाम को खत लिखने तक जारी रह सकती है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से स्विस हुकाम को खत लिखने के हवाले से कितने वजीर आजमों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, इसका फैसला भी वक्त करेगा। वक्त आ गया कि हुकूमत अपनी हठधर्मी छोड़कर स्विस हुकाम को खत लिखने के हवाले से अदालती फैसलों का एहतराम करे ताकि मुल्क में जारी बहरान का भी खात्मा हो सके। कैमरामैन आदिल शफीक के साथ सईद लोधी, वक्त न्यूज़, लाहौर। नायब हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे मियां हमजा शहबाज के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स का 12 साल पुराना रेफरेंस दोबारा दायर कर दिया है और इस सिलसिले में हमजा शहबाज को हफ्ते के रोज तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे और रुकन कौमी असम्बली मियां हमजा शहबाज शरीफ ने ईवान वज़ीर आला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि नायब हुकाम ने हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस में इन्हें और इनके वालिद को नोटिस जारी कर दिए हैं और इन्हें हफ्ते के रोज रावलपिंडी की इख्तिसाब अदालत नंबर 4 में तलब किया गया है। हमजा शहबाज का कहना था कि नायब जैसा बदनामे ज़माना इदारा जिसके मुतअद्दिद चेयरमैन तौहीन अदालत में बरतरफ किए जा चुके हैं, वो अब कौमी सतह के कायदीन को ऐसे मुकदमात में तलब कर रहे हैं जिन पर मुशर्रफ जैसा आमिर गुज़श्ता 8 साल तक तहकीकात करता रहा है। हमजा शहबाज ने कहा कि वो करप्शन की सियासत पर लानत भेजते हैं, पहले भी झूठे मुकदमात का सामना किया, अब भी करेंगे, मगर वफाक में बैठे हुए लोगों पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि शीशे के घर में बैठकर पत्थर नहीं मारने चाहिए। 8 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ खानदान सुरखरू हुआ, कौम की नजरों में, अपनी नजरों में, आपकी नजरों में कि एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। और आज भी मैं निहायत आजिज़ी से ये कहना चाहता हूँ कि हर अदालत का सामना करेंगे, हर फोरम पर जाएंगे और पहले की तरह इंशाअल्लाह दोबारा ये साबित करेंगे कि हमने सिर्फ सियासत को खिदमत समझकर किया है। इससे पहले अलमरा हॉल में पंजाब लेबर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम मजदूरों की रिहायशी कानूनी के मालिकाना हकूक़ की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल मजदूरों की शक्ल में सामने आ रहा है और अब यही तबका मुल्क में तब्दीली ला सकता है। रमजानुल मुबारक और तेज तमी में लाहौर की मातहत अदालतें मसालिस्तान बन गईं। सायादार इंतजार गाहों, पंखों और दीगर बुनियादी सहूलियात न होने के बायस खारी सारीन का मुकद्दर बन गई है। मज़ीद तफसीलात जानिए ताहिर जाफरी की रिपोर्ट में।
लाहौर की मातहत अदालतों में हुसूल इंसाफ की उम्मीद लिए आने वाले साइलीन को सेशन कोर्ट, ऐवान अदल, जिला कचहरी और मॉडल टाउन कचहरी समेत बुलंदो बाला इमारतों में ना तो सायादार जगह मैसर हैं, ना ही पंखे और साफ पानी के लिए लगाए गए ठंडे कूलर, जबकि वाटर फिल्टर्स में तो सिरे से कनेक्शन ही नहीं लगे, जिसके बायस वहाँ आने वाले छोटे बच्चे और बुजुर्ग शहरी ठंडे पानी से भी महरूम है। साइलीन का कहना है कि उन्हें इंसाफ देना या ना देना तो अदालतों का काम है, तहम इंतजामिया अगर उन्हें सहूलियात फराहम करे तो कम अज कम उन्हें परेशानी का सामना न हो। ना कोई पानी का इंतजाम, ना कोई बत्ती का इंतजाम, ना कोई नमाज का इंतजाम। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰਗਾਹਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, लेकिन कम से कम बैठने की तो कोई होनी चाहिए मतलब सहूलत। साइल तो साइल यहाँ मातहत अदालतों में अक्सर वकला को भी मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं, जिनका कहना है कि साइल और वकला दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों को ही सहूलियात फराहम करना बार इंतजामिया और सेशन जज की जिम्मेदारी है। साइल जब यहाँ इस कोर्ट में चल के आता है, इस प्रेमिसेस में चल के आता है, तो ना जब यहाँ पे पानी की सहूलत होगी, ना शेड होगा, ना बैठने के लिए प्रॉपर जगह होनी होगी, तो क्लाइंट पे क्या इंप्रेशन जाएगा। हम माशरे के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन हमारे ही यहाँ पे हकूक़ पूरे नहीं हैं। लिटिगेंट हो या वकील हो, गर्मी तो सबके लिए बराबर है। लाइट का बड़ा मसला है। एक तो ये है कि बार को और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को ये चाहिए कि जो लिटिगेंट है उस कोर्ट प्रेमिसेस में उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। साइलिन को बुनियादी सहूलियात फराहम करना बार एसोसिएशंस का फर्ज है, जिससे किसी सूरत बरी ज़िम्मा नहीं हुआ जा सकता। अदालतों में आने वाले साइलिन को बुनियादी सहूलियात फराहम न करना बार इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ज़रूरत इस अमर की है कि साइलिन के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएँ, ताकि हुसूल इंसाफ में हायल एक बड़ी रुकावट दूर हो सके। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ ताहिर जाफरी, वक्त न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ लॉन्च में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। बात होगी कारोबारी दुनिया के हवाले से, जहां कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ट्रेडिंग का क्या रुझान है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ, जुमा है, 2 सेशन होंगे ट्रेडिंग के, आप बताइएगा इस वक्त क्या रुझान देखने में आ रहा है मार्केट में। जी इस वक्त हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर्स से आगाज हुआ है। मार्केट 12 पॉइंट्स का इजाफा है, 14,565 पॉइंट पे करंटली ट्रेड कर रही है। आज मार्केट में सीमेंट और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के सेक्टर में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, जबकि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, एंग्रो फूड में आज अच्छी एक्टिविटी विटनेस की जा रही है। वॉल्यूम के एतबार से भी काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भी जो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज में काफी प्रेशर में था, आज बैंक्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स में है। वॉल्यूम में भी के हिसाब से भी काफी बेहतर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। 56 लाख शेयर्स के सौदे अब तक हुए हैं। आज जुम्मा है, लेकिन रमजान होने की वजह से जो 2 सेशन थे वो अब सिर्फ 1 सेशन ही होगा आज का, और वो सेशन आज 12:30 बजे तक इख्तिताम हो जाएगा। इसलिए सरमायाकारों का ख्याल है कि आज इंतहाई महदूद वॉल्यूम रहेंगे और एक्टिविटी भी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम देखी जा सकती है। जी मोहम्मद आसिफ, हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के हवाले से बताइएगा और ये बताइएगा कि माह रमजान के दौरान इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनली जो है वो मार्केट काफी बेहतर हुई है गुज़िश्ता दिनों में। तमाम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी काफी बेहतर हुई है। नई इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में आई है, और साथ ही साथ हमने देखा है कि जो लोकल साइड पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसकी बेसिक वजह यह है कि इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केटें काफी बेहतर हुई हैं, काफी जबरदस्त उनमें तेजी आई है। खासकर जब से यूरोपियन सेंट्रल बैंक के सदर ने बयान दिया था कि यूरो को मजबूत करने के लिए उन्हें जो कुछ करना पड़े वो करेंगे, इस बयान के बाद से हमने पूरी एशियाई स्टॉक मार्केटें और यूरोपियन स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त तेजी देखनी शुरू कर दी है। तमाम एशियन और यूरोपियन स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड कर रही हैं। ऑयल एक बार फिर $90 पे पहुंच चुका है। गोल्ड $1600 को तजावुज कर चुका है, $1619 पे ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनली फिनोमिना बेहतर होने की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स उनके पास काफी रूम बना है नई इन्वेस्टमेंट के लिए, और यही इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी देखी जा रही है। इस वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट काफी बेहतर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। जी मोहम्मद आसिफ, इंटरनेशनल मार्केट तो बेहतर ट्रेड कर रही है, मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की, ये मार्केट को किस तरह अफेक्ट कर रही है? मार्केट में ज्यादातर इकोनॉमिक नंबर से ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। जैसे हमने देखा था कि 25 तारीख को जब एनआरओ अमल दरामद केस
का केस था, तो सुबह में मार्केट जब तक फैसला नहीं आया था तौसी का मार्केट डिप्रेस थी, लेकिन जैसे ही मार्केट में 8 अगस्त तक की तौसी का फैसला आया काफी बेहतरी आ गई। तो इस वक्त जो ट्रिगर है बेसिकली मार्केट लोकली साइड पे वो पॉलिटिकल न्यूज सबसे बड़ा ट्रिगर बना हुआ है। इकोनॉमिक नंबर बहरहाल काफी एक सीरीज वाइज आते हैं, लिहाजा इन्फ्लेशन के नंबर या एक्सपोर्ट की हमारी बरामदात की कमी के फिगर्स इतने ज्यादा हर्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट को जितना पॉलिटिकल न्यूज मार्केट को हर्ट कर रही है। जी मोहम्मद आसिफ, हमें रुपी के हवाले से भी बताइएगा। रुपी जो है वो स्टेट बैंक के जो जखायर हैं उसमें मुसलसल कमी विटनेस की जा रही है। 16 करोड़ डॉलर से जायद के जखायर में कल भी हमने देखा कि एक हफ्ते के दौरान कमी आई है। स्टेट बैंक के जखायर जो है वो 10 अरब डॉलर की सतह पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। बज़ाहिर इस वक्त प्रेशर नहीं नजर आ रहा करेंसी के ऊपर। 94 रुपीज 80 पैसा और 95 रुपए के ऊपर डॉलर ट्रेड कर रहा है। ताम जितने भी करेंसी डीलर हैं जिनसे हमारी बात हुई है फ्यूचर एक्सपेक्टेड के हवाले से, उनका यही कहना है कि एक बार फिर करेंसी के ऊपर मजीद प्रेशर आएगा जब अगस्त में हमें IMF को पेमेंट करनी होंगी। जी मोहम्मद आसिफ, आखिर में हमें ट्रेडिंग स्क्रीन के हवाले से बताइएगा। 100 इंडेक्स में इस वक्त 10 पॉइंट का इजाफा रह गया है। 14,563 पॉइंट पर मार्केट ट्रेड कर रही है। 60,31,000 शेयर्स के सौदे हुए। अब तक सिर्फ 66 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, हमें कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से अपडेट कर रहे थे जहां पर इस वक्त तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल तो आपने जानी, अब कुछ खबरें शामिल करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। कबीरवाला में 10 साला उमर नवाज घर के सामने मौजूद आमों के बाग से आम तोड़कर खा रहा था कि माली ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आम तोड़कर खाने की पादाश में माली ने अपने दीगर साथियों के हमरा बच्चे को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में उसकी आंख में एल्फी डालकर आंख बंद कर दी। बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टरों ने बच्चे की आंख जाया होने का खदशा जाहिर किया है। डेरा गाजी खान में 10 साल से मुनशियात का धंधा उरूज पर है, लेकिन पुलिस और इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल बेहिसी का मुजाहिरा किया जा रहा है। दरिंदा सिर्फ मुनशियात फरोशों ने मासूम बच्चों को भी मुनशियात की फरोख्त पर लगा दिया। इलाका मकीनों ने पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस को बारहा दरखास्तें दी गयी लेकिन कोई एक्शन न हुआ। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से इस मकरूह धंधे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। 11 सेक्टर में मलबे तले दबकर शहीद होने वाले भक्कर के इलाके दल्लेवाला से ताल्लुक रखने वाले फौजी सूबा खान की मैयत उनके आबाई गांव पहुंचा दी गई। सूबा खान को पूरे फौजी एजाज के साथ सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई, जबकि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी भी पेश की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की जानिब से भी शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। बहावलपुर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के नताइज की तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर जेल खानाजात पंजाब मलिक मोहम्मद इकबाल चुनर ने कहा कि वजीर आला पंजाब का विजन सूबे भर के बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करना है और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने तालीम के शोबे की तरक्की के लिए भरपूर इनकलाबी इक़दाम किए हैं। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को तालीमी वज़ाइफ और बैरून मुल्क स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के फरोग के लिए सूबाई हुकूमत ने इम्तिहानात में नकल के रुझान को खत्म कर दिया है। सूबाई वजीर ने मैट्रिक में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में मेडल्स, इनामात और कैश प्राइज भी तकसीम किए। बूरेवाला में 7 रोज कबल तावान की खातिर बच्चे को अगवा करने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। दोनों अगवाकारों ने बच्चे को अगवा करने के बाद वरसा से 1 करोड़ रुपए तावान का तकाजा किया था। पुलिस ने वरसा की तरफ से तावान की रकम देकर बच्चे को वसूल करते ही घेरा डालकर दोनों अगवाकारों को डरामाई अंदाज में गिरफ्तार किया। मुलजिमान के खिलाफ अगवा बराए तावान के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। DPO विहाड़ी ने कामयाब कार्रवाई पर DSP बूरेवाला और उनकी पूरी टीम को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए।
चीचावतनी में मियां बीवी घर से मोटरसाइकिल पर शहर जाने के लिए निकले कि लापता हो गए। नामालूम शख्स ने वरसा को फोन करके उनके नहर में गिरकर डूबने की इत्तला दी। अजीजो अकारब और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खातून की लाश कब्जे में ले ली, जबकि उसका खामन ताहाल लापता है। खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लापता शौहर को तलाश किया जा रहा है। फैसलाबाद का रहायशी अपने घर में आतिशगीर मादा तैयार कर रहा था कि अचानक धमाका हो गया। धमाके से घर की छत गिर गई, जबकि मकान मालिक को मामूली जख्म आए, जिसके बाद वो फरार होने में कामयाब हो गया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई और लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। बाद में पुलिस ने मकान के दीगर हिस्सों में मौजूद बारूदी मवाद पानी डालकर नाकाबिले इस्तेमाल बनाया और अपने कब्जे में ले लिया। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स में कमी के बाद मौसम खुशगवार होते ही लोड शेडिंग से सताए रोजादारों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। उधर सियालकोट में भी तेज आंधी और तूफान के बाद होने वाली मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। 2 घंटे तक जारी रहने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाकों में बारिश का पानी गटरों और नालियों से बाहर निकल आया, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंडी बहाउद्दीन में होने वाली मूसलाधार बारिश से जुमा मोहल्ला में स्नूकर क्लब की छत गिर गई, जिसके नतीजे में मलबे तले दबकर मर्दान का रहायशी 60 साला खान शेर जाँ भाग, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके जख्मी अली शेख को अस्पताल मुंतकिल किया। कोयटा में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोयटा और कराची में डॉक्टरों के हालात यकसा हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को अगवा और कत्ल किया जा रहा है, मगर हुकूमत ना तो यहाँ कुछ कर रही है और ना ही वहाँ। रहनुमाओं ने डॉक्टरों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा करते हुए आज डॉक्टरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। इंटरनेशनल राउंड अप में आपको बताएंगे कि अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एमनेस्टी इंटरनेशनल के कारकुन ने खतरनाक असलहे की तिजारत के मुआहिदों के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। और भारत में गरीब होना भी जुर्म बन चुका है। जालंधर के सिविल अस्पताल में 200 रुपए न होने की वजह से गरीब पेंटर को बेटी की लाश की सूरत मिल गई। अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एमनेस्टी इंटरनेशनल के कारकुनान ने खतरनाक असलहे की तिजारत के मुआहिदों के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने अलामती कब्रिस्तान बनाया, जिसमें मौजूद हर कब्र के कतबे पर असलहे की ममानियत के अल्फाज दर्ज थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि दुनिया भर में जारी गैर कानूनी और खतरनाक असलहे की खरीदो फरोख्त के मुआहिदों को मनसूख करते हुए इन पर पाबंदी लगाई जाए। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि मासूम इंसानी जानों के ज़िया को बचाते हुए असलहे की खरीदो फरोख्त के आलमी क़वानीन बनाए जाएं, ताकि दुनिया भर में यकसा निज़ाम नाफिज हो सके। अमेरिका की एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से शाया की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि आलमी मुआशी बहरान के सबब अमेरिका में गुर्बत की सतह में इजाफा हुआ है, जिसके बाद अमेरिका में गुर्बत गुज़श्ता 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अमेरिकी तंजीम एनी इकासी फाउंडेशन की जानिब से शाया की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क में सन 2005 से 2010 तक के दरमियान तकरीबन 25 लाख बच्चे गुर्बत का शिकार हुए और अमेरिका में मजमूई तौर पर 1,57,00,000 बच्चे गुर्बत से मुतासिर हो रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अमेरिका में मुआशी बहरान के बायस गुर्बत और बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा हो रहा है और खदशा है कि अमेरिका की कमजोर पड़ती मईशत के आने वाली नस्ल पर मनफी असरात पड़ेंगे। भारत में गरीब होना भी जुर्म हो गया। जालंधर के सिविल अस्पताल में 200 रुपए न होने की सजा गरीब पेंटर को बेटी की लाश की सूरत में मिल गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक कबल अज वक्त पैदा होने वाली बच्ची को नर्सरी रूम में खुसूसी निगहदाश्त में रखा गया था। गुज़श्ता रोज बच्ची के बाप को 200 रुपए फीस जमा करवाने के लिए कहा गया, जो जमा न करवाने पर बच्ची को खुसूसी निगहदाश्त से निकाल कर वालिदैन के हवाले कर दिया गया और कुछ ही लम्हों बाद नन्ही जान चल बसी। अस्पताल के MS ने इस वाक़े की तहकीक का हुक्म दिया है। जनूबी कोरिया के आर्टिस्ट ने कई साल की मेहनत से सैटेलाइट तैयार कर लिया। कोरियाई आर्टिस्ट सोंग ने फ्रांसीसी कंपनी से अपना सैयारा खला में भेजने का मुआहिदा तय किया है। सैयारे को बनाने में महज $440 का खर्चा आया है, जबकि इसे खला में भेजने के लिए $1 लाख से जायद रकम की जरूरत है। सोंग ने सैटेलाइट बनाने में वालिदैन से रकम हासिल करने के साथ टी-शर्ट भी बेची। सोंग का कहना है कि सैटेलाइट बनाना एक मोबाइल फोन बनाने जैसा ही है।
तीसवीं ओलंपिक गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज लंदन के ओलंपिक स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी। जी हां, लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ता 4 खेलों हॉकी, एथलेटिक्स, तैराकी और राइफल शूटिंग मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान की माजी में इन गेम्स में कैसी कारकर्दगी रही, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तान हॉकी, एथलेटिक्स, स्विमिंग और शूटिंग के मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है। इनमें हॉकी के अलावा दीगर 3 खेलों एथलेटिक्स, तैराकी और राइफल शूटिंग में शिरकत वाइल्ड कार्ड के जरिए ही मुमकिन हो सकी है। तज्जियाकारों के मुताबिक शायद सिर्फ पाकिस्तान हॉकी टीम ही ओलंपिक्स में कोई तमगा जीतने में कामयाब हो सके। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 1960 के रोम ओलंपिक्स में भारत को हराकर पहली बार ओलंपिक चैंपियन बनने का एहसास जीता था, लेकिन 20 बरस कबल 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में शाहबाज अहमद की क़यादत में कांसी का तमगा हासिल करने के बाद से ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान हॉकी टीम कोई तमगा हासिल करने में नाकाम रही है। एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वापडा की राबिया आशिक और लियाकत अली कर रहे हैं। राबिया आशिक ने इस्लामाबाद में मुनक़िदा कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 तिलाई तमगे जीते थे। राबिया आशिक 800 मीटर्स और लियाकत अली 100 मीटर्स में हिस्सा लेंगे और मुताद्दिद बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तैराकी में मिलने वाले वाइल्ड कार्ड की बदौलत अनम बांडे और इसरार हुसैन को पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। अनम बांडे कराची से ताल्लुक रखती हैं और इन दिनों बरतानिया में तालीम के साथ साथ ओलंपिक्स की तैयारी भी कर रही हैं। वो 400 मीटर्स इनफरादी मेडले में हिस्सा लेंगी। असरार हुसैन 100 मीटर्स फ्री स्टाइल में हिस्सा लेंगे। लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तान को जिस तीसरे खेल में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है वो शूटिंग है, जिसमें खुर्रम इनाम स्कैट राइफल इवेंट में हिस्सा लेंगे। खुर्रम इनाम इससे कबल सिडनी और एथेंस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। लंदन ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज आज से हो रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं बरतानवी हुकूमत ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत ने सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त करते हुए ओलंपिक विलेज की सिक्योरिटी पर तैनात फौजियों की तादाद 18,000 तक बढ़ा दी है। गेम्स के दौरान बरतानवी हुकूमत को जहां प्रोफेशनल सिक्योरिटी एहलकारों की खिदमत हासिल होंगी, वहीं खुसूसी तरबियत याफ्ता कुत्ते भी हिफाजती इंतजामात के लिए मैदान में उतारे गए हैं। बरतानवी बहरी फौज का एक बेड़ा भी ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी के लिए दरियाए टेम्स में पहुंच चुका है। इसके अलावा खेलों के मुकामात को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है और किसी किस्म के तैयारे को इनके ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। लंदन शहर के मेयर के मुताबिक ओलंपिक्स के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनके अल्फाज में ओलंपिक विलेजेस बिल्कुल महफूज हैं और निजी सिक्योरिटी कंपनी G4S का स्टाफ खेलों के मैदानों में अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा कर रहा है और ये लोग सिक्योरिटी पर मामूर बरतानवी फौज के साथ मिलकर एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और ये सब निहायत अच्छा दिख रहा है। और एंटरटेनमेंट में आपको बताएंगे कि पियानो की बोर्ड पर चलती उन उंगलियों को देखकर और उस धुन को सुनकर मुश्किल ही से यकीन आता है कि इतनी मधुर मौसीकी तख्लीक करने वाला कोई बच्चा भी हो सकता है। पियानो कीबोर्ड पर चलती इन उंगलियों को देखकर और इस धुन को सुनकर मुश्किल ही से यकीन आता है कि इतनी मधुर मौसीकी तख्लीक करने वाला कोई बच्चा भी हो सकता है। मगर इस बाकमाल बच्चे के हुनर का एतराफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करना पड़ा। 11 साल के ईथन बोरेंग को क्लासिकी, पॉप और जैज समेत मौसीकी की बहुत सी असनाफ में महारत हासिल है। 3 साल की उम्र से ही अपने खिलौना पियानो से खूबसूरत धुनें तख्लीक करने वाले ईथन का दिल भी बहुत खूबसूरत है। कहता है कि कॉन्सर्ट टूर से हासिल होने वाली आमदनी से दिल के मरीज बच्चों की मदद करेगा। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की बेटी सूरी क्रूज को दुनिया की सबसे स्टाइलिश बच्ची करार दे दिया गया है। हॉलीवुड के मारूफ अदाकार वालिदैन टॉम क्रूज और कैटी होम्स की 6 साला बेटी सूरी को ये एजाज एक ऑनलाइन पोल में मिला, जहां हॉलीवुड अदाकारों के बच्चों के दरमियान मुकाबला मुनक्किद किया गया। सूरी क्रूज की शाहाना जिंदगी का अंदाजा उसके कमरे में मौजूद अलमारी से भी लगाया जा सकता है, जिसकी मालियत $30 लाख है। सूरी की अलमारी में इंतहाई कीमती मलबूसात और तहाइफ मौजूद हैं, जबकि महंगे तरीन जूते भी सूरी की मासूमियत में इजाफा करते हैं। It says Dybbuk. It's the Hebrew word for demon. What does this thing want with my daughter? The spirit is the taker of children. खौफनाक मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म दी पोजेशन का ट्रेलर जारी कर दिया गया है।
हॉलीवुड की फिल्म दी पोजेशन की कहानी एक लड़की के गिर्द घूमती है जो राह चलते एक पुराना डिब्बा खरीद लेती है। लड़की को नहीं मालूम कि इसमें एक बदरूह रहती है और फिर वालिदैन उसे इस बदरूह से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं। दी पोजेशन के डायरेक्टर उले बोर्निडल हैं। फिल्म को आइंदा माह से सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की अदालत ने मशहूर गुलकार माइकल जैक्सन के 3 बच्चों को उनके कजन की सरपरस्ती में दे दिया। माइकल जैक्सन के बच्चों और करोड़ों डॉलर जायदाद के मामले पर माइकल जैक्सन की सौतेली मां और उनके बहन भाइयों में मुकदमा चल रहा है। अदालत के जज ने बच्चों के 34 साल कजन की दरखास्त पर उसकी सरपरस्ती देने के अहकाम जारी कर दिए हैं और साथ ही ये भी हुक्म दिया है कि बच्चों को अदालत में इत्तला दिए बगैर शहर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। तीन नन्हे शरारती रीछ जो दरख्तों की शाखों से लटक कर खेलते हुए कूड़ेदान में जा गिरे। अब जानते हैं कुछ दिलचस्प और अजीब वाकयात। हुस्न का ख्याल रखने का हक सिर्फ इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी हासिल है। चीन में हाथियों का भी पेडिक्योर किया गया। चीन के एक चिड़ियाघर में मौजूद हाथियों के नाखून कुछ ज्यादा ही बढ़ गए तो उनकी तलाश खराश का एहतमाम किया गया। अब मामला हाथी का था तो तमाम औजार भी कुछ ज्यादा ही बड़े थे, लिहाजा पहले तो एक लंबे से ब्रश से उनके नाखून और पैरों की सफाई हुई और फिर 60 सेंटीमीटर तवील नेल फाइलर से नाखूनों को तराश कर छोटा किया गया। पेडिक्योर तो खूब हुआ, लेकिन अगर इसके बाद नेल पॉलिश भी लगा दी जाती तो क्या ही बात होती। नन्हे बच्चे इंसान के हों या जानवर के, कभी कभी शरारत करते हुए मुश्किल में फंस जाते हैं। ऐसे ही 3 नन्हे शरारती रीछ ये भी हैं जो दरख्तों की शाखों से लटक कर खेलते हुए कूड़ेदान में जा गिरे। नन्हे रीछों की मां को जब सूरत-ए-हाल का अंदाजा हुआ तो कूड़ेदान के पास चक्कर लगाने लगी, जैसे किसी को मदद के लिए पुकार रही हो। इन बच्चों की खुशकिस्मती के करीब रिहाइश पजीर मियाँ बीवी ने उनकी ये मुसीबत भांप ली और गाड़ी की मदद से कूड़ेदान में सीढ़ी रख दी, जिसकी मदद से एक एक करके ये नन्हे बच्चे बाहर निकल आए और अपनी माँ के साथ चलते बने। ममता का जज्बा इंसानों ही में नहीं जानवरों में भी भरपूर अंदाज में मौजूद होता है। अफ्रीकी मुल्क बोट्सवाना में शेरनी अपने बच्चों की खातिर मगरमच्छ पर टूट पड़ी। शेरनी अपने बच्चों और साथियों के हमरा दरिया के किनारे पानी पीने आई तो एक खूनख्वार मगरमच्छ पानी में छुपकर ताक लगाए बैठा था। चालाक मगरमच्छ मौके की तलाश में था, लेकिन शेरनी ने उसके खतरनाक इरादों को भांप लिया। इससे पहले कि मगरमच्छ बच्चों पर हमलावर होता, शेरनी उस पर टूट पड़ी। मगरमच्छ को इस हमले की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और पानी में गायब हो गया। मगरमच्छ के भाग जाने पर शेरनी ने बच्चों के साथ मिलकर न सिर्फ अपनी प्यास बुझाई बल्कि नन्हे शेर पानी में जी भरकर नहाते रहे। और अब तक के न्यूज़ लॉन्च से इतना ही।